अगर तुम एक असैसिन बनना चाहते हो तो ये बहुत ही आसान है। एक असैसिन ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन असैसिन ग्रुप को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल। असैसिन ग्रुप को छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सिर्फ और सिर्फ मौत। अगर तुम मरते हो तभी तुम ग्रुप को छोड़ सकते हो, वरना नहीं। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ द असैसिन किंग की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड की शुरुआत में जहां पर दो दोस्तों को दिखाया जाता है। एक तो हमारे हीरो का नाम होता है चुन हाजिन, जबकि उसका दोस्त जो होता है उसका नाम फिलहाल के लिए जहां पर बताया नहीं जा रहा। तो उन दोनों को एक मिशन के ऊपर भेजा गया होता है जहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारना होता है, और वो सभी लोगों को मारकर उस माउंटेन के ऊपर बैठे होते हैं। तो उसका दोस्त से पूछता है, हाजिन क्या तुमने कर दिया? तो वो कहता है कि हाँ मैंने कर दिया, मेरी साइड के ऊपर तो सभी लोग मर गए हैं। तो उसका दोस्त से कहता है कि हाँ मेरी साइड के ऊपर मैंने सभी को मार दिया है। और इसी के साथ ही वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी साइड को क्लियर कर दिया होता है और अपने साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं। तो हाजिन उसे कहता है कि मेरे दोस्त तुम यहाँ पर बैठ क्यों गए हो? लीडर ने हमें साफ साफ कहा था कि किसी की नजर में आए बिना ये काम पूरा करना है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि जो तुम्हारे हाथ में क्या है? तो उसने अपने हाथ के अंदर कुछ बनाया होता है। तो उसे कहता है कि हाजिन क्या तुम देखना चाहते हो? तो हाजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, दिखाओ मुझे। और इसी के साथ ही उसके हाथ के ऊपर रख देता है। तो वो लकड़ी का एक बनाया हुआ परिंदा होता है। तो उसे कहता है कि देखो मैंने कार्विंग की है, मैंने लकड़ी का परिंदा बनाया है। तो हाजिन उसे कहता है क्या तुमने लकड़ी के साथ इसको बनाया? जो तो काफी कमाल का लगता है। और इसी के साथ ही उसका दोस्त उसे कहता है, हाजिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इंसानों की जान ले लेकर तुम थक चुके हो? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे लगता है क्या मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है, यानी हाजिन काफी हैरान होता है। तो उसका दोस्त से कहता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ छोड़कर जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। एक असैसिन बनना मेरा सपना नहीं था। मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी एक परिंदे की तरह आजाद गुजारना चाहता हूँ। मेरी बाकी की सारी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी गुजरेगी, एक ऐसी जिंदगी जहाँ पर हम लोग खेतों में जाकर खुशियां मना सकते हैं, जहाँ पर खेतों की खुशबू को महसूस कर सकते हैं, ताजा फल खा सकते हैं और परिंदों को चहचहाते हुए देख सकते हैं, बिल्कुल एक परिंदे की तरह जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, जो जहां पर जाना चाहे वहां पर जा सकता है। कम से कम हमें जहां पर इस तरह की ब्लड की स्मेल को तो नहीं सूंघना पड़ेगा। तो हाजिन से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं भी जाना चाहता हूं। तो वो उसे कहता है नहीं तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। हाजिन कहता है लेकिन क्यों? मैं भी तो वहां पर जाकर उन पौधों की स्मेल को महसूस करना चाहता हूं, मुझे भी ब्लड की स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो उसके दोस्त से कहता है कि तुम इस बारे में सोचना भी मत। और इसी के साथ ही उसे कहता है यार क्यों, मुझे अपने साथ ले चलो ना, हम दोनों एक साथ जाएंगे। इसी के साथ उसका दोस्त चिल्लाकर उसे कहता है कि नहीं अपनी बकवास बंद करो, इस तरह की बात मत करो। और इसी के साथ उसकी बॉडी जो होती है अंदर से फट जाती है और हाजिन के मुंह पर उसका ब्लड गिरता है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ, इसको अचानक से क्या हो गया? वो उसे वहां पर बुला रहा होता है, लेकिन वो मर चुका होता है। इसी के साथ ही लीडर वहां पर पहुंच जाते हैं। लीडर उसे कहते हैं कि तुम में से जो भी यहाँ पर इस बारे में सोचेगा भी कि वो इस ग्रुप को छोड़कर जा सकता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज उसका इंतजार कर रही है, वो मौत है। अगर तुम ग्रुप को छोड़ना चाहते हो तुम्हें मरना पड़ेगा। जब तुम लोग छोटे थे तुम्हें यहाँ पर लाया गया था, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट इंजेक्ट कर दिया गया था। अगर तुम लोग यहाँ पर सोचते भी हो कि तुम ग्रुप को छोड़ना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच को वो कीड़ा दिमाग के अंदर से पार लेगा और तुम उसी वक्त मर जाओगे। अपनी बाकी की सारी जिंदगी ऐसा सोचना मत कि तुम लोग यहाँ पर हमें छोड़कर जा सकते हो या फिर असैसिन ग्रुप को धोखा दे सकते हो। तो हाजिन के दोस्त के मरने के बाद से एक झटका लगता है, लेकिन वो भी इस असैसिन ग्रुप को छोड़कर जाना चाहता है और इसे सब कुछ करने में पूरे 30 साल लगते हैं। और 30 साल के बाद वो भागकर जा रहा होता है, जबकि पूरे का पूरा असैसिन ग्रुप उसके पीछे लगा होता है। वो सभी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर से भाग जाएगा तो उनके लिए काफी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। वो बार बार उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो बार बार उन सभी को मार रहा होता है, क्योंकि हाजिन जो है वो असैसिन ग्रुप में उस लेवल तक पहुंच चुका था जहां पर सभी लोग उसे एक टाइटल दे चुके थे, जिसे असैसिन किंग का टाइटल कहा जाता है। तो हाजिन उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बिजी हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है, तो सभी लोग एक साथ आ जाओ। तो वो सभी लोग उसे कहता है कि तुमने हम में से कुछ को क्या मार दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से निकल सकते हो? तो हाजिन उनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सिर्फ कुछ को मारा है? क्योंकि उसने 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया होता है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग फिर से तलवारें लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हाजिन अपनी तलवार को घुमाता है और उनको काटना शुरू कर देता है। वो जिसके ऊपर भी अपनी तलवार को चलाता है उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है और सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में अभी तक जितने लोग आ रहे हैं मैं सभी को मार रहा हूँ, क्योंकि ये सभी लोग मुझे रोकना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि मैं ग्रुप को छोड़कर जाऊँ। इसी के साथ ही वहां पर उसके सामने जो भी आता है उसको मारी जा रहा होता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी ये सभी लोग बार बार मेरे सामने आ रहे हैं, सभी लोग बार बार मेरे हाथों से मरने के लिए जहाँ पर आ रहे हैं। और वहां पर कुछ कम नहीं होते, बल्कि पूरी का पूरा असैसिन ग्रुप जो होता है उसके पीछे लगा होता है। जैसे कि जॉन विक आपने देखी होगी, वहां पर भी पूरे का पूरा माफिया जो होता है वो जॉन विक बेचारे के पीछे पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर वो सभी लोग इसके पीछे लगे होते हैं। तो वो कहता है कि मुझे इस लेवल तक पहुंचने के लिए पूरे 30 साल लगे। मेरे दोस्त के मरने के बाद 30 साल तक मैंने इंतजार किया, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं यहाँ से निकलकर जा सकूं। आज यहाँ पर कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। और इसी के साथ ही वो
बड़ी तेजी के साथ सभी के ऊपर जिगजैग करते हुए अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है और सभी की गर्दनें काट देता है। और जहां पर इतने सारों को मारने के बाद जब वो आगे बढ़ता है तो फिर से उसके पीछे बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। इतने सारे लोग उसका फिर से पीछा कर रहे होते हैं तो वो कहता है कि इनका तो कोई अंत ही नहीं है, यहाँ पर और ज्यादा आते जा रहे हैं और ज्यादा आते जा रहे हैं, लेकिन मैं इन सभी को नहीं छोड़ूंगा। और वो जंप करते हुए उनकी तलवार के ऊपर खड़ा हो जाता है। वो सभी लोग भी कहते हैं कि जरा ध्यान से, और इसी के साथ ही हाजिन ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। ऊपर जंप करने के बाद जब वो सभी लोग नीचे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो नीचे की तरफ लैंडिंग करता है और अपनी तलवार को घुमाते वहां पर एक स्पेशल स्किल को यूज करता है, जिसकी वजह से एक जबरदस्त धमाका होता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है तो उनमें से काफी सारे मर जाते हैं और काफी सारे जख्मी होकर पीछे गिर जाते हैं। तो हाजिन कहता है कि चलो यहाँ पर इनका सफाया हो गया, लेकिन मैं अब काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से दूर जाना होगा, क्योंकि इन लोगों का तो कोई अंत नहीं है, ये तो पीछे से और ज्यादा आते जा रहे हैं। लगता है कि पूरे का पूरा असैसिन ग्रुप इस वक्त मेरे पीछे पड़ चुका है। फिर से वहां पर और लोग पहुंच आते हैं और कहते हैं कि असैसिन किंग वहां पर है, चलो जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, उसे पकड़ना है, उसे मारना है, लीडर के ऑर्डर है कि इसे जिंदा नहीं छोड़ना। तो हाजिन अपने ब्लेड की तरफ देखता है तो उसका ब्लेड भी वहां पर डल हो चुका होता है, उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स पड़ चुके होते हैं। तो वो कहता है कि अभी यहाँ पर और ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, मेरी तलवार जब यहाँ पर टूटने वाली है, मैं इस तलवार के साथ कितनों को मारूंगा। और साथ ही वो अपने ओरा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी घबरा जाते हैं। तो वो उनसे कहता है कि मेरे रास्ते को आज ब्लॉक मत करो, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो सभी लोग मरेंगे। और वो वहीं पर अपने स्पाइरल टेक्निक को रिलीज करते हैं, वहां पर सभी के ऊपर ओरा से अटैक करता है। तो उसके आसपास काफी सारे लोग होते हैं, वो सभी लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पर काफी देर फाइट करने के बाद रात का सीन दिखाते हैं कि रात के वक्त वो बुरी हालत में जख्मी होता है और वहां पर से निकल कर जा रहा होता है। वो माउंटेन को पार करके आगे निकल जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ पर मार नहीं सकता, मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं असैसिन ग्रुप को छोड़कर जाऊंगा। यहीं पर उसे अपने लीडर की बातें याद आती है कि उसके लीडर ने उनसे क्या कहा था जब उन्हें यहाँ पर लाया गया था। उनसे कहा गया था कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मोल नहीं है, तुम्हारी जिंदगी कोई मायने नहीं है, तुम लोग हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक किलिंग मशीन की तरह काम करोगे, तुम्हें जिसको मारने का ऑर्डर दिया जाएगा उसे मारोगे, अगर तुम्हें मरने का ऑर्डर दिया जाता है तो तुम मरोगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हमें धोखा देने के बारे में सोचते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें कर्ज करेगी, यानी कि तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस जीरो हैं। आज इनके पेट में एक तीर लगा होता है तो वो चलते चलते उस तीर को वहां पर से निकालता है और साथ ही वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि मुझे सर्वाइव करना है, मैं 30 साल तक इसलिए मेहनत नहीं करता रहा कि यहाँ पर आकर जगह के ऊपर आकर मर जाऊं, मैं मर नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी राइटियस ह्यूमनली अलायंस का एक असैसिन बनकर, उनका एक कुत्ता बनकर गुजार चुका हूँ, लेकिन अब बाकी की सारी जिंदगी में यहाँ पर ग्रीनरी को देखना चाहता हूँ, मैं लहलहाते हुए खेतों को और उनकी खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ। इसी के साथ ही वो कहता है कि चुन हाजिन, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा, चुन हाजिन, तुम यहाँ पर मर नहीं सकते, चुन हाजिन, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। और वो अपनी तलवार का सहारा लेकर उठता है और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। और इसी के साथ ही वो तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, इतना दूर जाना होगा कि ये सभी असैसिन मेरे पीछे ना पहुंच सके। सचिन कहता है कि बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और रह गया है और उसके बाद मैं एक आजाद इंसान बन जाऊंगा, मैं बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह हो जाऊंगा जो जहां पर जाना चाहे वहां पर जा सकता है। अपने आप को दिलासे देते देते जब वो भागते भागते थक जाता है तो उसी के साथ ही वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि मैं और ज्यादा नहीं कर सकता, मैं इससे और ज्यादा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने जख्मों को हील कर सकूं। अगर मैंने अपने जख्मों को हील नहीं किया तो खून बहता रहेगा और उसके साथ मेरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा। और ऊपर से मुझे यहाँ पर बहुत ही जोर की भूख लगी है, मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने क्या खाया था और कहां पर खाया था। मुझे लगता है कि ग्रेट हाजिन, जिसे असैसिन किंग भी कहा जाता है, वो यहाँ पर भूख से मरने वाला है। जब वो वहां पर ऊपर आसमान की तरफ देख रहा होता है तो वहां पर उसे चांद दिखाई देता है। वो कहता है कि चांद को देखकर मुझे डंपलिंग्स याद आ रहे हैं, लेकिन साथ ही चांद के सामने से एक शैडो दिखाई देता है जैसे कोई असैसिन उसके पीछे हो और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए नीचे लैंडिंग करता है। तो इसी के साथ ही हाजिन जल्दी से जंप करते पीछे हटता है और कहता है कि ये कौन है, इतना एक्सपर्ट जिसको मैं महसूस भी नहीं कर पाया और मेरे अटैक करने के लिए वो करीब पहुंच गया। हाजिन पीछे की तरफ जंप करता है और कहता है कि इस बंदे ने यहाँ पर स्टेल्थ टेक्निक को यूज किया है जो कि असैसिन्स की पीक पर यूज किए जाते हैं, यानी कि ये एक हाई लेवल का असैसिन है। इसी के साथ उसके सामने जो असैसिन होता है वो अपनी तलवार को घुमाते हुए एक स्पेशल स्किल को यूज करता है। वो सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, उसकी स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि सामने बीच में जितने पेड़ आते हैं वो सभी को सैंडर से 2 हिस्सों में काट देता है। तो इसी के साथ ही हाजिन उसके अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि मैंने इस टेक्निक को पहले भी देखा है और ऊपर से इसकी बॉडी के अंदर जो ऑरा निकल रहा है, इस ऑरा को मैं पहचानता हूं, इसका मतलब यह है कि ये भी मेरी तरह एक महान असैसिन है। मेरे पास यहाँ पर असैसिन किंग का टाइटल है, जबकि इस असैसिन के पास जो टाइटल है वो डेथ लॉर्ड का है। इसका मतलब यह है कि मेरा सामने इस वक्त डेथ लॉर्ड के साथ है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन यानी असैसिन किंग यहाँ पर डेथ लॉर्ड को हरा पाएगा और क्या वो अपनी आजादी को हासिल कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि असैसिन किंग का सामना डेथ लॉर्ड के साथ होता है, जो कि दूसरे सेक्टर का एक बहुत ही महान असैसिन होता है। और डेथ लॉर्ड उसके सामने खड़ा होता है तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर राइटर्स ह्यूमन अलायंस की समझ आती है, क्योंकि मैं उनको छोड़कर जा रहा हूँ, इसी वजह से वो लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लगे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारी समझ नहीं आती कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस वालों को मेरे पेड़ से क्या चाहिए कि उन लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक महान असैसिन को मेरे पीछे भेजा है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम अपने पॉइंट्स बनाने के लिए आए हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे इसलिए मारने के लिए आए हो क्योंकि अगर तुम यहाँ पर म्यूरियम अलायंस में मेरे जैसे एक महान असैसिन किंग को मार डालते हो तो मेरे मरने के बाद तुम्हें ये टाइटल मिल जाएगा, यानी कि तुम यहाँ पर दुनिया में और भी ज्यादा महान बन जाओगे, मेरी पोजीशन ले लोगे। लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर तुम्हें ये टाइटल मिल सकता है? मैंने यहाँ पर ह्यूमन राइट्स अलायंस के तकरीबन 200 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला है और उसके बाद अब जबकि मैं बुरी हालत में जख्मी हूँ और अब तुम यहाँ पर मुझे मारते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया इस बारे में सवाल नहीं उठाएगी कि तुमने एक कमजोर इंसान को मार डाला, एक जख्मी इंसान को मारा जब वो बहुत ज्यादा कमजोर था? इसी के साथ ही हाजिन उसे कहता है कि डेथ लॉर्ड तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर ये टाइटल क्यों दिया गया था असैसिन किंग? असैसिन किंग का टाइटल मुझे इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे जैसों को मैं बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। हालांकि मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के इतने टुकड़े कर सकता हूँ कि तुम्हारे लोग उसको गिन भी नहीं पाएंगे। और इसी के साथ ही डेथ लॉर्ड जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ से हमारा असैसिन किंग भी उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाते हैं, जैसा कि मार्शल आर्ट्स वाली मूवीज में होता है जहां तलवारबाज दोनों अपनी तलवारें टकराकर आगे गुजर जाते हैं। तो अपनी तलवारें टकराकर आगे गुजर जाने के बाद दिखाते हैं कि वहां पर एक के पास से ब्लड निकल रहा होता है और साथ ही हमारे हाजिन की तलवार के ऊपर ब्लड लगा होता है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि डेथ लॉर्ड की गर्दन कट जाती है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है। तो हमारे हाजिन ने जहां पर डेथ लॉर्ड को मार दिया, उसके मरने के बाद वो कहता है कि अगर तुमने जहां पर शो को एंजॉय कर लिया हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे बाहर आने का वक्त आ चुका है, चलो जल्दी से अब बाहर आ जाओ। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देख रहा होता है कि वहां पर है कौन, तो वहां पर से बहुत ही डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। और इसी डिमोनिक एनर्जी के साथ जब वो वहां पर उसके करीब पहुंचता है तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो सीक्रेट डीमन क्वीन हो। तो वहां पर उसके सामने एक लड़की अपीयर होती है, एक लड़की जो कि हालांकि काफी बुढ़ी है, लेकिन यहाँ पर उसने रिजुविनेटिंग टेक्निक को यूज करते हुए अपने आप को जवान किया है। तो वो उसे कहती है कि इसका मतलब यह है कि मैं आज भी तुम्हें याद हूँ, कितने साल गुजर चुके हैं, लगता है 6 साल गुजर गए हैं। चुन हाजिन, काफी दिनों के बाद तुम्हें यहाँ पर देख रही हो, तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वहां का दिखाया जाता है जहां पर से हमारा हाजिन गुजर कर आया, जहां पर उसने ह्यूमन राइट्स अलायंस के बहुत सारे लोगों को मारा है। तो वहीं पर उनका फर्स्ट एल्डर पहुंचता है। जैसे फर्स्ट एल्डर वहां पर आता है तो वो सभी लोग उनकी डेड बॉडीज को चेक कर रहे होते हैं और कहते हैं इनमें से आधे लोग तो यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से हैं। ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग भी यहाँ पर मर रहे हैं। फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि हमारे असैसिन्स कभी भी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पहली बात तो यह कि उनकी बॉडी के अंदर एक वर्म होता है, लेकिन दूसरा ये कि हम लोगों ने एक बहुत ही पावरफुल नेट बिछाया हुआ है, यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग भी हमारा साथ देते हैं जब यहाँ पर से कोई भागने की कोशिश करता है। लेकिन असैसिन किंग ने यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के भी इतने सारे मार्शल मास्टर्स को मार दिया। इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर अपने नाम पर पूरा उतरा है, उसे टाइटल ऐसे ही नहीं दिया गया, चलो जल्दी से उसे ढूंढो। वो अपने लोगों से कहता है किसी हाल में भी उसे ढूंढो, हमें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा। डीमन क्वीन की एनर्जी को फॉलो करो। मुझे लगता है कि डीमन क्वीन ने हमसे पहले उसे ढूंढ लिया और सभी लोग डीमन क्वीन की एनर्जी को फॉलो करने शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से हाजिन का दिखाया जाता है जहां पर डीमन क्वीन उसके सामने आकर अपीयर होती है और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी तक याद हूं, तो बड़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ ही वहां पर उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम क्वाक सोकियो है, लेकिन ये अपने आप को सीक्रेट डीमन क्वीन कहती है क्योंकि इसके पास कुछ डिमोनिक टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी डिमोनिक पावर्स हैं जिनकी वजह से, हालांकि ये 60 साल की बुढ़ी औरत है, ग्रैंड माँ है, लेकिन इसके बावजूद इसने कुछ ऐसी स्पेशल डिमोनिक टेक्निक्स को यूज किया है जिसकी वजह से वो अपने चेहरे को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाए रखती है। ऊपर से अपने चेहरे को इतना मासूम बनाया हुआ है जैसे लगता है कि इसने कभी किसी परिंदे की भी जान नहीं ली होगी। लेकिन इसकी असलियत ये है कि ये हर रोज किसी न किसी की जान लेती है। जब तक ये किसी को जान से ना मारे इसे अपने बिस्तर के ऊपर नींद नहीं आती। तो हाजिन वहां पर सोच रहा था कि जहां पर पहले डेथ लॉर्ड को भेजा गया और उसके साथ साथ स्टील ब्लड ट्रूप के बहुत सारे लोग जहां पर मेरे सामने आए और अब यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन को भेज दिया गया, मुझे लगता है कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर से छोड़कर जाऊं। मुझे तो लगा था कि इस जैसी कमीनी कातला को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बुलाया जाएगा। इस जैसी कातला को यहाँ पर बुलाने का मतलब यह है कि ह्यूमन म्यूरियम अलायंस सब बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं छोड़कर जाऊं। वो लोग मुझे पकड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी, पास और कोई भी स्ट्रिक नहीं बची, अब मैं यहाँ पर किसी खास स्किल को नहीं यूज कर सकता। और इसी के साथ ही ह्यूमन क्वीन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, तुमने यहाँ पर अपनी तलवार पहले निकाल ली। तुम्हें पता है ना कि हम दोनों के दरमियान में कितना पीसफुल रिलेशनशिप है, हम दोनों यहाँ पर प्यार से बात कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हाजिन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ह्यूमन क्वीन उसे कहते हैं अगर हम दोनों की फाइट यहाँ पर शुरू हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरी ज्यादा स्ट्राइक्स को फेस कर पाओगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कितनी स्ट्राइक्स को फेस कर पाता हूँ ये तो तुम्हें अटैक करने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी कितनी स्ट्राइक्स को फेस कर पाओगी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि
कि हो सकता है तुम पहली स्ट्राइक में मारी जाओ। और इसी के साथ वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है तुम्हारे जैसी बुढ़ी खूसट जिसकी हड्डियां बहुत सा कमजोर हो चुकी हैं, 60 स्टार की ग्रैंड माँ, तुम मेरे हाथ से जरूर मरोगी। तो ये बात सुनने के बाद डीमन क्वीन उसे कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर एक और बार मुझे ग्रैंड माँ कहकर पुकारा तो उसके बाद देखना मैं यहाँ पर अपनी दोस्ती को भूल जाऊंगी और उसके बाद तुम यहाँ पर अगर मुझसे माफी की भीख में मांगोगे तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे डरने की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। वैसे भी तुम्हारे जैसी बुढ़ी खूसट ग्रैंड माँ कहीं कि तुम्हें यहाँ पर अपनी एज को लेकर इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। और फिर से उसे जब वो ग्रैंड माँ बोलता है तो ये बात सुनने के बाद डीमन क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर साथ ही वहीं पर शांत हो जाती है। तो हाजिन भी इस बात से काफी हैरान होता है कि अचानक से शांत क्यों हो गई। तो इसी के साथ ही डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है, तुम्हें यहाँ पर राइटियस ह्यूमन अलायंस ने अपने सबसे बेस्ट असैसिन के तौर पर रेस किया और तुम वाकई में यहाँ पर असैसिन किंग कहलाने के लायक हो। तुमने तो यहाँ पर हमारे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के भी बहुत सारे लोगों को मार दिया, इसी वजह से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों ने स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ पर आऊं और तुम्हें खत्म करूं। लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। तुम्हारे पास इस वक्त ग्रेट 9 सेक्टर्स के बहुत सारे सीक्रेट्स और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं। अगर वो टेक्निक्स तुम मुझे दे देती हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम यहाँ पर से जिंदा जा सकते हो। मैं जाकर खुद कुछ भी बहाना बना दूंगी लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तुमने यहाँ पर तकरीबन 200 से भी ज्यादा लोगों की जान लिया जो कि सारे के सारे असैसिन्स थे या मार्शल मास्टर्स थे। उन सभी को मारना कोई आम सी बात तो नहीं है। तुमने उन सभी लोगों को अपनी पावर्स के साथ मारा जो कि 9 ग्रेट सेक्टर्स की टेक्निक्स थी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है मुझे समझ आया कि तुम्हारे जैसी कातला को यहाँ पर क्यों भेजा गया है। तुम यहाँ पर मेरे पास से 9 सेक्टर्स के सीक्रेट्स लेना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ये बात सुनने के बाद डीमन क्वीन उसे कहते हैं मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक असैसिन हो जो लोगों को मारना जानते हो, लेकिन तुम्हें तो दिमाग इस्तेमाल करना भी आता है और तुमने यहाँ पर मुझे मना कर दिया। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरे पास से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद स्टील फोर्ट्रेस वालों को कुछ भी नहीं देने वाली। तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने लिए रखना चाहती हो। वो 9 फैमिली के सीक्रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज करना चाहती हो ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सको। तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही हो। तो वो कहती है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं अपने लिए काम कर रही हूँ या फिर किसी के लिए काम कर रही हूँ। यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट नहीं किया होता तब भी मैं यहाँ पर जरूर आती, तुम्हारी इस कमजोर हालत में तुम्हें जरूर मार डालती और तुम्हारे पास से वो सारे सीक्रेट्स ले लेती। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छी डील है। वैसे भी तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक फ्री वे दे सकती हूँ, मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर 9 सेक्टर्स के सीक्रेट्स देने होंगे। तो हाजिन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वो सीक्रेट्स नहीं दे सकता। तुम्हारे जैसी कमीनी जो है वो मेरे पास इस तरह के सीक्रेट्स नहीं ले सकती। जो कमीनी यहाँ पर अपने सेक्टर की सगी नहीं हुई वो मुझे यहाँ पर क्या प्रोटेक्शन देगी, वो यहाँ पर मुझे भी धोखा देगी। जैसे माना हाजिन उसे कहता है कि मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो वो उसे कहती है क्या यहाँ पर तुम ब्लड पैरासाइट की बात कर रही हो। तो वो उसे कहती है मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब तुम लोगों को यहाँ पर असैसिन ग्रुप में लाया जाता है उसी वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ब्लड पैरासाइट छोड़ा जाता है। अगर तुम लोग यहाँ पर ग्रुप को धोखा देने के बारे में सोचते भी हो तो वो उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है और तुम्हारी बॉडी अंदर से फट जाती है और तुम लोग मर जाते हो। तुमने अपने कई दोस्तों को इस तरह से मरते हुए देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें उससे बचा सकती हूँ। मैंने यहाँ पर एक ऐसी डिमोनिक कार्ड को मास्टर किया जिससे मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से उस कीड़े को निकाल सकती हूँ, तुम्हारी जान बच जाएगी और यहाँ पर तुम्हें बदले में मुझे 9 सेक्टर्स के सीक्रेट देने होंगे। तो यहाँ पर एपिसोड 02 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन यहाँ पर इसकी इस डील को मान लेगा, क्या वो अपनी जान बचाने के लिए करेगा या नहीं। तो ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ द असैसिन किंग के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। अगर आप लोग यहां तक पहुंचे इसका मतलब शायद कि आपको पहली दोनों एपिसोड पसंद आई हैं। तो इस एपिसोड पे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डीमन क्वीन कहती है कि मैं उस पैरासाइट को तुम्हारी बॉडी से निकाल सकती हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो इसी के साथ ही हमारे हाजिन को अपना दोस्त याद आता है कि उसके दोस्त ने जब वहां पर सोचा था कि वो एक आजाद परिंदे की तरह इस असैसिन ग्रुप को छोड़कर जा सकता है तो वो उसी वक्त मर गया था और इसी के साथ उसे वहां पर ब्लड पैरासाइट भी याद आता है। लेकिन इसी के साथ ही डीमन क्वीन जब उसे कहती है कि मेरे पास यहाँ पर एक स्पेशल डिमोनिक टेक्निक है जिससे मैं तुम्हारी बॉडी से उस कीड़े को निकाल सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर 9 सेक्टर्स के सीक्रेट मुझे देने होंगे। ये बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी जान बच जाएगी। हाजिन उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए वहां पर खामोश होता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, तुम्हें यहाँ पर होमवर्क करने के बाद यहाँ पर आना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर से किस लिए भाग रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि अगर यहाँ पर मैं भाग रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि अभी तक मुझे मर जाना चाहिए था। असल में मैंने इस ब्लड पैरासाइट को 5 साल पहले अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल दिया था। जब मैंने उसे अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल दिया तो मुझे यहाँ पर पूरे 5 साल लगे इस बारे में सोचने के लिए कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ और मुझे यहाँ पर पावर गैदर करने के लिए, क्योंकि ऊपर जो बैठे एल्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इस ग्रुप का नेटवर्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसको ब्रेक करके बाहर निकल पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और मुझे 5 साल लगे ये सारा का सारा प्लान बनाने के लिए। इसी के साथ ही हाजिन चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे वादे कर रही हो, डील करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी
तुम्हारी इस कमीनी नेचर को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से कितनी ज्यादा घटिया हो। अपनी जिंदगी के 30 साल गवाए हैं उन कमीनों के हाथों से। उन कमीनों के हाथों से मैंने असैसिन बनकर बहुत सारे लोगों की जान ली, अपने हाथ खून से रंगे। लेकिन अब यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहता। तुम्हारे जैसे इंसान के हाथों से मैं बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, इसलिए मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तो फाइट करो या फिर यहाँ पर मेरे रास्ते से हट जाओ। इसी के साथ ही डीमन क्वीन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बात कैसे कर सकते हो जबकि तुम यहाँ पर अधमरे हो चुके हो, यानी कि तुम मरने वाले हो। और साथ ही उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी इस ब्यूटीफुल लाइफ को यहीं पर खत्म करने वाली हूँ। तुम यहाँ पर अगर मुझे 9 सीक्रेट्स नहीं देते तो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर वो सीक्रेट्स नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी। क्या तुम्हें पता है कि मैं लोगों के साथ क्या करती हूँ? जो लोग मेरी इंसल्ट करते हैं मैं उनकी गर्दन सर से अलग कर देती हूँ, दर से अलग कर देती हूँ। इसी के साथ उसकी आंखों में वहां पर किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा था। तो हाजिन कहता है कि ये तो मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों से मरने वाला हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, डू और डाई, या मैं तुम्हें मार डालूं या फिर खुद मर जाऊं। और साथ ही वो अपनी तलवार में अपने ओरा को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से डीमन क्वीन जो होती है वो भी अपने बुढ़े रूप में आ जाती है, यानी कि अपने डिमोनिक रूप में आ जाती है। और दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ से डीमन क्वीन अपने पंजे टकराती है, जबकि दूसरी तरफ से हाजिन अपनी तलवार टकराता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका इतना बड़ा पावरफुल होता है जैसे कि जहां पर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया हो। इसी धमाके के धुएं के हटने के बाद वहां पर दिखाते हैं कि सब कुछ शांत हो चुका होता है। वहां पर हाजिन ने अपने बाजू को सामने किया होता है और उसके पंजे जो होते हैं उसके बाजू के अंदर दंस चुके होते हैं। और हमारे हाजिन की तलवार जो होती है उसके साथ टकरा नहीं पाती क्योंकि उसकी तलवार अभी ऊपर ही होती है और उसने पूरी तरह से उसके हाथों यानी उसके बाजू के अंदर अपने पंजे को गड़ा लिया होता है। हाजिन कहता है कि ये कैसे हो गया, इसने यहाँ पर मेरे बाजू में अपने पंजे कैसे गड़ा लिए। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से फर्स्ट एल्डर को दिखाता है कि फर्स्ट एल्डर अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। हाजिन कहता है कि ये कमीना कहां पर से आ गया, ये बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, इसी के साथ ही करीब पहुंचने के बाद वो अपनी तलवार को घुमाकर वहां पर एक स्ट्राइक लगाता है और उसकी स्ट्राइक जो होती है वो सीधी हाजिन की टांगों की तरफ आती है और उसकी स्ट्राइक के साथ हाजिन की दोनों टांगे कट जाती है, उसके दोनों पैर नीचे से कट जाते हैं। जैसे वहां पर स्ट्राइक के साथ हाजिन के पांव करते हैं, इसी के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है अपने पंजे को ऊपर की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से उसके दोनों बाजू भी कट जाते हैं। तो हाजिन के पास दोनों बाजू नहीं रहे और साथ ही उसके दोनों बाजू और दोनों टांगे दोनों काट चुकी हैं। इसी के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है वो अपने पंजे को सामने की तरफ स्टैब करती है और हाजिन की बॉडी के आर पार कर देती है। उसका हाथ हाजिन की बॉडी के आर पार होता है और हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर अपने घुटनों के बल गिर जाता है। उसके मुंह से काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। तो डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बॉडी के ऊपर इस सर की कोई वैल्यू नहीं है और इसे तुम्हारी बॉडी के ऊपर होना भी नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ को उसकी आंखों के ऊपर रखती है और कहती है पहले तुम्हारी आंखें निकालूंगी फिर तुम्हारा सर उखाड़ूंगी। और साथ ही वहां पर उसको पकड़ती है, दोनों हाथों के साथ उसके सर को पकड़ती है और साथ ही उसे ऊपर की तरफ खींचती है और साथ ही अपनी डिमोनिक स्माइल भी देख रही होती है और इसी के साथ ही वो जोर लगाती है और उसका सर उखाड़ देती है और हमारा हाजिन जो होता है वहां पर मर जाता है। और इसी के साथ ही डीमन क्वीन बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है यहाँ पर ये खुशबू सुनकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, जब ब्लड मेरे पर गिरता है तो उस वक्त मुझे बेहद मजा आता है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जैसे वहां पर मर जाता है तो कहानी सुनाने वाला वहां पर आ जाता है जो कि हाजिन की जगह के ऊपर बोल रहा था और कहता है फाइनली क्या यही वो मोमेंट है जब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर एक सपना देखा था अपने दोस्त की वजह से, मेरे दोस्त का ये सपना था जिसे मैं जी रहा था। 30 साल मेहनत करने के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा लेकिन मैं इस नेटवर्क से नहीं निकल पाया। लगता है कि ये बात वाकई में सच है। अगर आप एक असैसिन ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर से छोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो मौत होती है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, ये मेरा सपना नहीं था। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक काम जिंदगी जीनी थी, मुझे किसी की जान नहीं लेनी थी बल्कि खेतों में जाकर खुशबू को सूंघना था, मुझे हरियाली देखनी थी। क्या सिर्फ और सिर्फ यही है? क्या मैं यही अचीव कर सकता था? क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? काश मुझे यहाँ पर एक और मौका मिलता। और जैसे वो यहाँ पर ये कहता है काश मुझे एक और मौका मिलता, एक घर के अंदर एक बच्चा जो होता है वो उठकर बैठ जाता है। एक यंग मास्टर जो होता है वो बेहोश पड़ा होता है और इसी के साथ ही वो उठकर बैठ जाता है। वो ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट होता है। ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट का थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो वहां पर उठकर बैठ जाता है क्योंकि वो वहां पर मर चुका होता है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर हमारा हाजिन रीइंकार्नेट हो जाता है। वहां पर वो उठकर बैठता है। वो कहता है कि ये क्या, लगता है कि मुझे यहाँ पर एक दूसरा चांस मिला है। जब किसी के साथ ही एक दूसरे रूम के अंदर दिखाते हैं जहां पर फोर्थ यंग मास्टर बैठा होता है और उसके सामने एक मंत्री आता है और उसके सामने अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करता है और कहता है फोर्थ यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपके लिए रिपोर्ट लेकर आया हूँ। तो वो कहता है कि बताओ क्या रिपोर्ट है। तो वो कहता है कि सर मैंने उसकी पल्स को फील किया है और मुझे लगता है कि थर्ड यंग मास्टर मतलब ये है कि वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। ये बंदा जो है ये थर्ड यंग मास्टर की केयर करने के लिए यहाँ पर रखा गया है और इसे लगता है कि वो मरने वाला है क्योंकि वो उसे थोड़ी देर पहले चेक करके आया था। और इस बात से फोर्थ यंग मास्टर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसका छोटा भाई यहाँ पर उसका बड़ा भाई मरने वाला है। तो सोच रहा था कि जितना मैंने सोचा था चीजें उससे ज्यादा बेहतर हो रही हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन का दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन जो होता है अपने बिस्तर के ऊपर से उठता है और
कहता है कि ये कौन सी जगह है और मैं कौन सी जगह के ऊपर आ गया हूँ। अभी तक उसने अपनी बॉडी की तरफ नहीं देखा। वो उसने साथ ही वहां पर एक चीख मारता और कहता है कि लगता है कि वो एक सपना था, मैंने यहाँ पर कोई सपना देखा जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को मार रहा था। वो कहता है कि मुझे लगता है कि डीमन क्वीन ने मेरा सर उड़ा दिया उस सपने में, लेकिन ये सिर्फ एक सपना ही हो सकता है, डीमन क्वीन मुझे कैसे मार सकती है। फिर वो अपने आसपास देखता है और कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा अजीब है, ये किसी और का रूम लगता है मेरा रूम नहीं है। और इसी के साथ उसे बाहर से कोई आता हुआ महसूस होता है। वो कहता है बाहर से कोई आ रहा है। तो एक नौकरानी उसके लिए मेडिसिन लेकर आ रही होती है। तो वो उसे कहते हैं कि यंग लॉर्ड, मैं अंगवा में आपके लिए यहाँ पर मेडिसिन लेकर आई हूँ। और जब वो सामने देखते हैं तो बिस्तर के ऊपर यंग लॉर्ड नहीं होता। तो थर्ड यंग मास्टर यानी कि हमारा हाजिन जो होता है वो पीछे से निकलता है और एक ड्रम स्टिक को उसके गले के ऊपर रखता है और कहता है कि जल्दी से बताओ तुम कौन हो, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है, क्या तुम्हें यहाँ पर स्टील ब्लड ट्रूप के लोगों ने भेजा है या फिर तुम्हें राइटियस हिमालय अलायंस ने यहाँ पर भेजा है। तो वो कहती है सर जी आप क्या कार्य, मैं आपकी नौकरानी अंगवा हूँ और आपके लिए यहाँ पर मेडिसिन लेकर आई हूँ। यंग मास्टर जी आपको अचानक से क्या हो गया है, पिछले कई दिनों से आप यहाँ पर बेहोश पड़े थे और अब जब आप अचानक से उठ गए हैं, आप यहाँ पर मुझे मारने पर तुल गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किसको यंग लॉर्ड कह रही हो, इस तरह की बकवास करना बंद करो, मुझे सच बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम कौन हो, यहाँ पर तुम्हें किसने भेजा है। तो वो कहती है सर मैं यहाँ पर सच्ची में आपके लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ, मैं आपकी नौकरानी अंगवा हूँ, क्या आप मुझे भूल गए हैं, मैं पहले भी यहाँ पर आपको केयर कर चुकी हूँ और आप यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़े हुए थे, की ब्लॉकेज की वजह से पिछले 6 महीने से आप बेहोश पड़े हुए थे और उठ भी नहीं रहे थे, सुबह आपको यहाँ पर होश आई है। तो ये बात सुनने के बाद हाजिन भी काफी हैरान होता और कहता है क्या पिछले 6 महीने से मैं यहाँ पर बेहोश पड़ा था और वो भी की ब्लॉकेज की वजह से, ऐसा कैसे हो सकता है। मन हाजिन उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और इसी के साथ ही वो जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो आईने के अंदर अपना चेहरा देखता है। जब वो आईने में देखता है तो वो एक जबरदस्त चीख मारता और कहता है कि ये कौन है, ये किस कमीने की बॉडी है, ये तो मैं नहीं हूँ। हाजिन कहता है इसका मतलब यह है कि वहां पर जो कुछ भी हुआ था, जो मैंने सपने में देखा था, वो एक सपना नहीं था बल्कि वो हकीकत थी और वहां पर डीमन क्वीन ने मुझे मार दिया। डीमन क्वीन के मुझे मारने के साथ मेरी बॉडी रीइंकार्नेट होकर इस लड़के की बॉडी के अंदर आ गई है। तो मन हाजिन सोच रहा था कि मैं कौन सी जगह के ऊपर हूँ और इसी के साथ ही वो दरवाजा खोलता और बाहर देखता और कहता है कि हमारे म्यूजियम में इस तरह की एक जगह कैसे हो सकती है जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत और इतनी शांत हो। और वहीं पर सामने से 2 लोग आते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कि और ये लोग कौन है, मैं कौन सी जगह पर हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे सवाल हैं, मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना होगी कि मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए कि मैं किसकी बॉडी के अंदर हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 03 का एंड हो जाता है जहाँ पर से इसकी नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो हाजिन जो होता है वो दोबारा रीइंकार्नेट होने के बाद डीमन कल्ट के थर्ड यंग मास्टर की बॉडी में दोबारा से अपीयर हो जाता है और दोबारा जिंदा होता है। और उसके बाद वो इस बात से काफी हैरान होता है कि हमारी म्यूजियम में इस तरह की जगह भी हो सकती है और ये लोग कौन है जो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ जब वो देख रहा होता है कि 2 लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, एक उसका डॉक्टर होता है, साथ में कोई मंत्री होता है। तो वो वहां पर आने के बाद उसके सामने घुटने टेक देते हैं और साथ ही वहां पर उसको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सभी डीमंस यहाँ पर डीमन किंग यानी कि थर्ड यंग मास्टर के सामने अपना सर झुकाते हैं। वो मास्टरों से कहता है कि थर्ड यंग लॉर्ड आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप यहाँ पर ठीक हो गए हैं, यानी कि दोबारा से रिकवरी पर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि जो लोग यहाँ पर किस किस्म की बकवास किए जा रहे हैं, यहाँ पर डीमन टीचिंग की और डीमन लॉर्ड की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि ये डिमोनिक कल्ट हो सकता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में उसी मास्टर को दिखाता है कि वो मास्टर जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर हाजिन से मिलने के लिए आया था, वहां पर उसे मिलने के बाद सीधा वो डीमन एम्परर के पास जाता है। वो डीमन एम्परर के पास जाता है तो उसे कहता है कि जाकर बिल्कुल सेम वैसी वहां पर उसे ग्रीट करता है, उसके सामने सर झुकाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ न्यूज लेकर आया हूँ। तो ये फर्स्ट रॉयल गार्ड होता है और उसके लिए यहाँ पर डीमन लॉर्ड के लिए मैसेज लेकर आया होता है। तो इस फर्स्ट रॉयल गार्ड का नाम मून डैम होता है। तो मून डैम कहता है कि सर मैं आपके लिए एक मैसेज लेकर आया। तो डीमन एम्परर जो होता है वो सामने बैठा होता है और उसे कहता है कि बताओ कि तुम क्या मैसेज लेकर आए हो। तो वो कहता है कि सर मैं यहाँ पर आपके लिए रिपोर्ट लेकर आया हूँ। ये रिपोर्ट थर्ड यंग मास्टर के बारे में है। थर्ड यंग मास्टर जो है वो नींद से जाग गए हैं। तो वो कहता है अच्छा वो तीसरा वो जाग गया है। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं हाँ सर वो जाग गए हैं, लेकिन उसकी बॉडी अभी बहुत ज्यादा कमजोर है और साथ उसने अपनी सारी की सारी मार्शल प्रोग्रेस को खो दिया है। यानी कि पहले वो मार्शल प्रोग्रेस में काफी ज्यादा अच्छा था और एक जीनियस था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है कि वो दोबारा से अपनी मार्शल आर्ट्स को हासिल कर लेगा। लेकिन आप यहाँ पर क्या चाहते हैं कि मैं थर्ड यंग लॉर्ड के लिए क्या करूं या फिर उसके साथ क्या करूं। तो डीमन एम्परर उसकी बात सुनने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है, गुस्से के साथ से कहता है कि मून डैम दोबारा यहाँ पर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और मून डैम उसके प्रेशर की वजह से वहीं
वहीं पर अपना सर झुका लेता है क्योंकि वहां पर जबरदस्त प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। तो वो कहता है सर सर प्लीज बताएं कि आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, मैं वही करूंगा। डिमन एम्परर से कहता है कि यहाँ पर 3 महीने तक दोबारा मेरे पास मत आना, कोई भी इस तरह की छोटी मोटी खबर लेकर मेरे पास मत आना, ना ही यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब करना। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर 3 महीने तक कोई भी रिपोर्ट नहीं सुनने वाला। इसी के साथ ही मून डैम उसे कहता है जी सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। और इसी के साथ ही वहां पर से पीछे हट जाता है, कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर अगले 3 महीने में ग्रेट अचीवमेंट्स को हासिल करेंगे और ब्रेक थ्रू कर लेंगे। और इसी के साथ ही वहां पर से बाहर आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ फिर से हमारे हाजिन का सीन दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वो हिमालय डीमन कल्ट के बारे में बताता है कि हिमालय डिवाइन डीमन कल्ट जो होता है ये भी यहाँ पर उसी तरह की एक फैक्शन है जैसे कि यहाँ पर दूसरी फैक्शंस हैं राइटियस ह्यूमन अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस, उन्हीं की तरह हिमालय डीमन अलायंस भी ये भी एक अलायंस है। आज से कुछ हजारों साल पहले यहाँ पर इस डिमोनिक कल्ट की बुनियाद रखी गई थी। एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक मास्टर जो कि बहुत ज्यादा जालिम था, उसने यहाँ पर इस डीमन डिवाइन कल्ट को बनाया था और उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया, बहुत सारे इसी तरह के डिमोनिक लोगों ने इसको ज्वाइन किया और उसके बाद से ये एक बहुत ही पावरफुल फोर्स बन चुकी है। हालांकि राइटियस ह्यूमन अलायंस जो है ये इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। राइटियस ह्यूमन अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस जो है दोनों की तादाद जो है यानी कि उनके मेंबर्स और उनके डिसाइपल्स की तादाद ह्यूमनली डीमन कल्ट से बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद कभी भी कोई इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, वो भी सिर्फ और सिर्फ इनके डीमन एम्परर की वजह से, क्योंकि इनका डीमन एम्परर इतना पावरफुल इंसान है कि ह्यूमनली राइटियस अलायंस के लोग इनके सामने टिक भी नहीं सकते। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर एक बैलेंस बनाए रखते हैं और कभी भी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों फैक्शंस में आपस में जंग छिड़ती है तो यहाँ पर ज्यादा नुकसान राइटियस ह्यूमन अलायंस का ही होगा। ये बात वो अच्छी तरह से समझते हैं। इस म्यूरियम वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 ही पावरफुल फोर्सेस हैं, राइटियस ह्यूमन अलायंस, स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और हिमालय डिमोनिक कल्ट। ये तीनों ही बहुत ही पावरफुल फोर्सेस हैं। तो हाजिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं अचानक से यहाँ पर इस जगह के ऊपर कैसे रीबॉर्न हो गया। अगर मुझे रीबॉर्न भी होना था तो मैं राइटियस ह्यूमन अलायंस में रीबॉर्न होता ना, जहां पर से मैं भागने की कोशिश कर रहा था। आखिर अचानक से हिमालय डिमोनिक कल्ट में क्यों? और वो चिल्लाकर कहता है फिर ये डिमोनिक कल्ट ही क्यों? क्योंकि डिमोनिक कल्ट भी वैसा ही है, बिल्कुल राइटियस ह्यूमन अलायंस के जैसा। यहाँ पर से भी निकलना बहुत सा मुश्किल है। फिर साथ ही वो कहता है मुझे यहाँ पर शांत रहना होगा, पहले मुझे यहाँ पर सिचुएशन के बारे में जानना होगा और उसके बाद मुझे फ्यूचर के प्लान्स बनाने होंगे कि मैं कैसे इस जगह से बाहर निकल सकता हूँ। और इसी के साथ ही उसी रात वो वहां पर से अपनी स्टाइल तकनीक को यूज करते हुए पीछा करता है कुछ लोगों का, वहां पर डिसाइपल्स की बातें सुनने के लिए जाता है ताकि वहां पर उसे सिचुएशन के बारे में पता चल सके, उसे अपने बारे में पता चल सके कि जिसकी बॉडी के अंदर वो रीबॉर्न हुआ है वो किस किस्म का इंसान है। तो वो रात के वक्त दो डिसाइपल्स की बातें सुन रहा था। एक कहता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर हमारे डीमन एम्परर के 7 डिसाइपल्स हैं, उन डिसाइपल्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? दूसरा कहता है नहीं, वो कहता है कि सबसे पावरफुल थर्ड यंग मास्टर था। थर्ड यंग मास्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन बेचारा 6 महीने पहले चापा की ब्लॉकेज की वजह से बिस्तर के ऊपर पड़ गया और सुना है कि वो जाग गया है, लेकिन उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन चली गई है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। दूसरा उसे कहता है कि मैंने एक बात सुनी थी, मैंने सुना था कि 4th यंग मास्टर जो है वो 3rd यंग मास्टर की काफी ज्यादा खिलाफ है। तो वो कहता है हाँ ऐसी ही बात है, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर इन सभी से दूर रहना, क्योंकि ये 3rd यंग मास्टर और 4th यंग मास्टर ये सभी डिसाइपल जो हैं ये आपस में पावर हासिल करने के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं। अब जबकि 3rd यंग मास्टर फिर से उठ खड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि फिर से यहाँ पर ब्लड शेड होने वाला है, सभी लोग आपस में फाइट करेंगे डीमन एम्परर के सामने अच्छा बनने के लिए। दूसरे वहां लड़का उसे कहता है लेकिन मैंने सुना है कि उसकी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स चली गई हैं, लेकिन मैंने उसके बारे में एक और बात सुनी है कि उसको एक टाइटल दिया गया है, उसका टाइटल मॉन्स्ट्रस डीमन का है, यानी मॉन्स्ट्रस डीमन का टाइटल है। अगर वो वाकई में मॉन्स्ट्रस डीमन है जिस तरह की उसका टाइटल है तो वो अपनी थोड़ी सी मार्शल प्रोग्रेस के साथ भी फिर से अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि दूसरे डिसाइपल्स उसके सामने टिक पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से उसे मॉन्स्ट्रस डीमन कहा जाता है। पहले वाला उसे कहता है किसी वजह से तो मैं तो पहले भी उसके करीब नहीं जाया करता था, वो बहुत ही कमीना और बहुत ही घटिया इंसान है। 3rd यंग मास्टर यानी कि हमारी हाजिन की बात की जा रही होती है, क्योंकि वो कभी भी किसी वक्त भी गुस्सा हो जाता है और जब वो गुस्सा होता है तो वो किसी को भी मार डालता है। और हमारा हाजिन उनकी बातें ऊपर सुन रहा था और कहता है कि जरा इनकी बातें तो सुनो। जिस तरह से मैं इनकी बातों को समझ पा रहा हूँ मुझे लगता है कि जिस बंदे की बॉडी के अंदर यानी सोर्योंग की बॉडी के अंदर मैं दोबारा से रीबॉर्न हुआ हूँ, ये लड़के की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बुरी है। साथ ही हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है तो हाजिन कहता है कि मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ये वाकई में हिमालय डिमोनिक कल्ट है और मैं डीमन कल्ट में ही हूँ। अगर मैं यहाँ से भागकर जाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक परफेक्ट प्लान की जरूरत है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर से कैसे जा सकता हूँ? कल रात मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइल तकनीक को क्या यूज कर लिया, जरा देखो तो इस बॉडी की क्या हालत हो गई है। तो वो कहता है कि यहाँ पर सच्ची बताऊं कि मैं यहाँ पर दोबारा जिंदा होकर काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन इस बॉडी को देखो, यहाँ पर मेरी ये बॉडी जो है ये 80 साल के बुढ़े के बराबर है, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर मांस तो है ही नहीं, सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही हैं। हालांकि मैं यहाँ पर इस बात से काफी खुश हूँ कि मैं दोबारा से यहाँ पर 14-15 साल के लड़के की बॉडी में दोबारा जिंदा हुआ हूँ। सचिन कहता है मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है, मैं कभी असैसिन किंग हुआ करता था, तो मुझे यहाँ पर उस लेगेसी को यूज करते हुए दोबारा से अपनी बॉडी को रिकवर करना होगा। चलो सबसे पहले यहाँ पर मेडिटेट करके देखते हैं। और वो मेडिटेट करने के लिए बैठता है और अपनी बॉडी के अंदर चेक करता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या
क्या है, तो उसकी बॉडी के अंदर वाकई में की ब्लॉकेज होती है। तो वो कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर की ब्लॉकेज को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर 9 सेक्टर्स के सीक्रेट्स को चोरी किया था जब मैं असैसिन किंग था। तो 9 सेक्टर्स के सीक्रेट्स को मैंने चोरी करने के बाद उनको मास्टर किया था और उसके साथ मैंने एक स्पेशल स्किल बनाया था। उस स्पेशल स्किल की मदद से मैं यहाँ पर इन की ब्लॉकेजेस को हटा सकता हूँ, और की ब्लॉकेजेस को हटाने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसी के साथ उस रूम के अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो वहाँ पर की ब्लॉकेजेस को हटा रहा था, इसी के साथ ही रूम के अंदर काफी टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसने अपनी उस स्पेशल स्किल को बाउंडलेस टेक्निक का नाम दिया होता है, जो कि उसने 9 सेक्टर्स के पास से चोरी किए होते हैं। तो वो कहता है कि ये 9 सेक्टर्स के बहुत ही पावरफुल मूव्स थे, उन सभी को यहाँ पर कंबाइन करने के बाद मैंने इसे बाउंडलेस टेक्निक का नाम दिया। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी आ और बाहर जा रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर की ब्लॉकेजेस में से एक मेरिडियन को ओपन कर लिया हो। इसी के साथ ही वो अपनी आंखें खोलता और कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, यानी कि मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए इस बॉडी की यही लिमिट है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मुझे फिजिकली भी यहाँ पर इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और साथ ही यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर एपिसोड 4 का एंड करेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन अब यहाँ पर इस जगह के ऊपर से निकलने का क्या प्लान बनाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ द असैसिन किंग की एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो था वो दोबारा से अपनी की ब्लॉकेज को हटाने की कोशिश करता है, और वहां पर थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद से महसूस होता है कि उस बस इतना ही कर सकता है, क्योंकि वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। ये बॉडी फिलहाल के लिए काफी ज्यादा कमजोर है। वहां पर कल्टीवेशन कर लेने के बाद वो सोच रहा था कि यहाँ पर कोई आता क्यों नहीं है। जब से यहाँ पर मैं होश में आया हूँ तब से डॉक्टर के अलावा और उस नौकरानी अंगवा के अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं आया। ऊपर से वो नौकरानी अंगवा वो भी यहाँ पर नहीं आ रही, यानी कि कल जब मैंने उसके गले के ऊपर अपना ड्रमस्टिक रखा था और उसे गुस्से के साथ पूछा था, उसके बाद से मुझे लगता है कि वो भी काफी डरी हुई है। जबकि जो सर्वेंट यहाँ पर आते हैं, जो डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर मुझसे सिर्फ यही बात करते हैं कि मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाऊं। हमारा हाजी यहाँ पर ये सोच रहा था कि ये यंग मास्टर जो भी था, यानी थर्ड यंग मास्टर, इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बुरी थी, कि यहाँ पर सभी लोग इसके सामने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं और इसके बहुत ज्यादा डरते हैं, स्पेशली नौकर जो इससे ज्यादा डरते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा रूड बंदा होगा। सोच रहा था कि जब तक मुझे इस जगह की सही से समझ नहीं आ जाती तब तक मुझे यहाँ पर कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करना। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद हमें फोर्थ यंग मास्टर का सीन दिखाते हैं कि फोर्थ यंग मास्टर कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है, 3 महीने गुजर चुके हैं और थर्ड यंग मास्टर ने उस चीज को खा भी लिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ, ये बात तो वाकई में सच है कि 3 महीने गुजर चुके हैं और वो पहले से ज्यादा बेहतर होता जा रहा है, जबकि उसे मरना चाहिए था। तो फोर्थ यंग मास्टर से कहता है, डॉक्टर तुमने तो ये कहा था कि जितना ज्यादा वो अपनी मार्शल प्रोवेस को यूज करेगा, यानी उसकी मार्शल प्रोवेस जितनी ज्यादा होगी उस चीज का असर उसके ऊपर उतना ज्यादा होगा। तो डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, उस चीज को बेचने वाले ने मुझे यही कहा था। तो इसी के साथ ही वो कहता है तो फिर सॉर योंग वो इतना स्पेशल क्यों है, उसकी बॉडी के ऊपर ये सब कुछ असर क्यों नहीं कर रहा। तो फोर्थ यंग मास्टर जो है यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मरवाना चाहता है, इसी वजह से वो ये सब कुछ करवा रहा होता है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं तो फिर यंग मास्टर बताइए कि हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं। तो वो उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि मेरी बहन रिन कब वापस आने वाली है। तो वो उसे कहता है कि मिस योर रिन वो इस वक्त टेंपल में और बहुत ही जल्दी यहाँ पर वापस आने वाली है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर वापस आ जाएंगी। फोर्थ यंग मास्टर से कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि रिन वापस आने वाली है, 6 महीने हो गए उसे यहाँ पर से गए हुए, मुझे लगता है कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर वापस बुलाओ ताकि वो इसके साथ आकर मुश्किल क्रिएट करे। मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि ये लड़का यहाँ पर तेजी के साथ ग्रो करे। सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हाजिन जो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग करने के बाद 3 महीने गुजारने के बाद उसने इस बॉडी को काफी ज्यादा बेहतर बना लिया होता है और वो कहता है 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैंने अपनी बॉडी को पहले से काफी बेहतर बनाया और साथ ही वो अपनी एनर्जी को भी यूज करना सीख गया होता है। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ में एनर्जी को क्रिएट करता है, सामने की तरफ एक पंच मारता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका तो नहीं होता लेकिन वहां पर एक पॉट गिरता है, दीवार के अंदर एक होल हो जाता है। तो वो कहता है कि ये काफी ज्यादा बेहतर है, यानी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका हूं। मेरी ये वीक बॉडी जो थी, जो पहले 80 साल के बुढ़े दद्दू की तरह थी, अब मैंने इसे 3 महीने में काफी ज्यादा बेहतर बना लिया है, लेकिन अभी भी ये बेहतर नहीं है। तो इसी के साथ ही वहां पर अंगवा आती है। अंगवा उससे कहती है कि यंग लॉर्ड मैं यहाँ पर आपकी हर्बल मेडिसिन लेकर आई हूँ। तो वो कहता है हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही उसके पास से प्याला लेता है और जैसे उस प्याले को पीना स्टार्ट करता है इसी के साथ उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है इस पानी के अंदर। तो वही कीड़ा है, वो पैरासाइट है, वो ब्लड पैरासाइट जिसे हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। वो प्याले को वहीं पर नीचे फेंक देता है और इसी के साथ उसके सामने मास्टर अपीयर होता है। इसे कहता है चुन हाजिन तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर हमारे हाथों से निकल कर जा सकते हो। हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि राइटियस ह्यूमनली अलायंस को छोड़कर जाना पॉसिबल नहीं है। जो भी यहाँ पर आता है वो कभी यहाँ से निकल नहीं सकता।
यहाँ पर से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम मर जाते हो तभी तुम यहाँ पर से निकल सकते हो। लेकिन तुम्हारा केस बहुत ज्यादा स्पेशल है, अब जबकि तुम मर भी चुके हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते। राइटियस हीवन अलायंस को मरने के बाद अगर तुम रीबॉर्न होते हो तभी तुम छोड़कर नहीं जा सकते, ये कीड़ा तुम्हें नहीं छोड़ने देगा। तो वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बॉडी के अंदर ब्लड पैरासाइट नहीं हो सकता। जब वो वहां पर चिल्ला रहा होता है तो साइड के ऊपर से उसे हल्की हल्की आवाज आ रही होती है। अंगवा उसे कह रही होती है कि यंग लॉर्ड आपको क्या हो गया। तो उसी के साथ वो होश में आता है और कहता है कि ये मैं क्या कर रहा था। वो पानी की तरफ देखता है तो वो बिल्कुल साफ पानी होता है। अंगवा से कहता है कि यंग मास्टर क्या कुछ बुरा हुआ है। तो वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं। और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर पुराने सपने बैड सपने जो है वो दोबारा से तंग कर रहे हैं। अंगवा से कहते तो फिर ठीक है सर मैं जा रही हूँ। और इसी के साथ अंगवा चली जाती है कि माना हाजिन सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, मरने के बाद अब यहाँ पर रीबॉर्न हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी भी यहाँ पर आजाद नहीं हो सकता। क्या मैं अभी भी यहाँ पर उस तरह आजाद नहीं हूँ जैसा मैंने सपना देखा था अपने दोस्त के साथ। और इसी के साथ ही वो अपने कपड़े पहनता है ट्रेनिंग करने के बाद। जब वहां पर अपने कपड़े पहन रहा था इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है और दरवाजे के बाहर होती है। तो वहां पर एक और लड़की आती है और कहती है क्या वो अंदर है। तो अंगवा कहती है जी मिस वो अंदर है। तो वो कहता है कि अब ये अचानक से कौन यहाँ पर आ रहा है। इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है यानी वो रिन होती है। तो रिन उस लड़की से अंगवा से कहती है कि साइड के ऊपर हटो, जबकि अंगवा से कहती है कि मैं यंग मास्टर को बता कर आती हूँ उसके बाद आप अंदर चली जाना। लेकिन इसी के साथ ही वो अंगवा के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारती है और उसको थप्पड़ मारने के बाद वो अंदर आ जाती है। जैसे वहां पर अंदर आती है तो हमारा जो हीरो हाजिन होता है वो अंगवा के चेहरे की तरफ देखता है कि उसकी गाल जो होती है वो सूज चुकी होती है, वहां पर काफी बड़ा रट निशान पड़ा होता है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उस लड़की की तरफ देखता है जो अंदर आई होती है। तो वो सोच रहा होता है कि अब ये लड़की कौन है जहां पर अंदर आ गई और इतनी बदतमीज भी है। तो सियोरिन अंदर आने के बाद उसे कहती है कि तुम तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर लग रहे हो, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बेहतर हो। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि अब ये अचानक से कहां से अंदर आ गई, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसका इस लड़के के साथ यानी इस बॉडी के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है। तो वो उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे भूल तो नहीं गए, क्या तुम यहाँ पर मुझे खड़ा ही रखोगे, क्या मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे, क्या मुझे चाय नहीं पिलाओगे। और इसी के साथ ही वो कहता है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर से भाग कर जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर सोच नहीं पा रहा क्या सिचुएशन है। और वहां से भागना शुरू करता है और कहता है कि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम आ गया, मुझे वो करने के लिए जाना है। जबकि सियोरिन उसे कहता है कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते और साथ ही वहां पर इशारा करती है। जैसे वो चुटकी बजाती है तो दो गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर आप यहाँ से जा नहीं सकते। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। सियोरिन उसे कहती है कि जब तक तुम यहाँ पर मेरे साथ बात को कंप्लीट नहीं करते तब तक तुम जा नहीं पाओगे और तुम चाहो भी तो तब भी तुम इनसे फाइट करके बाहर नहीं जा सकते, ये दोनों ही मार्शल मास्टर्स हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। और इसी के साथ ही वो दोनों से कहते हैं किसी को अंदर मत आना। वो दरवाजा बंद करके बाहर ही खड़े हो जाते हैं। जबकि सियोरिन वहीं पर बैठ जाती है और कहती है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ, तुम्हें पता है ना किस बारे में बात करने के लिए आई हूँ। कि हमारे हाजिन को कुछ भी आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर किस बारे में बात करने के लिए आई है। तो वो उसे कहता है कि मेरी बॉडी के ऊपर काफी सारा पसीना है वर्कआउट की वजह से, मैं इसको साफ करके नए कपड़े पहन कर आता हूँ, क्या तुम थोड़ी देर वेट कर सकती हो। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, वैसे यहाँ पर मेरे पास तो कुछ करने को नहीं है तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहां पर से साइड रूम की तरफ चल पड़ता है और साथ ही सोच रहा होता है ये लड़की मुझे लगता है कि ये कोई स्पेशल है, यानी कि ये भी एक मार्शल मास्टर है। यहाँ पर सबसे पहले ये जानना होगा कि इसका और हाजिन का रिलेशनशिप क्या है। तो वो अंगवा से कहता है कि अंगवा मेरे साथ आओ। तो वो दोनों जब अंदर चले जाते हैं तो अंदर जाने के बाद हमारा हाजिन उससे तो वो अंगवा से पूछता है कि मुझे बताओ कि ये लड़की कौन है। तो अंगवा कहती है सर क्या आप यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ये लड़की कौन है। तो वो कहता है हाँ मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है ना कि 6 महीने तक बीमार रहने की वजह से मेरी मेमोरीज काफी ज्यादा वीक हो गई और मैं इस लड़की के बारे में भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं मैं आपको बताती हूँ। यंग लॉर्ड मुझे लगता है कि आप यहाँ पर मरने वाले हैं। तो वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ, बस जो पूछा है उसका सवाल का जवाब दो। तो अंगवा से कहती है कि हाँ इस लड़की का नाम होंग जियोरिन है, डीमन एम्परर के एक डिसाइपल जो कि फोर्थ यंग मास्टर है, फोर्थ यंग मास्टर की छोटी बहन है। लेकिन इसका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो रिलीजन के साथ है और जो टेंपल में ही रहती है और 6 महीने पहले जो यहाँ पर आपके पास आया करती थी, उसके बाद अब 6 महीने के बाद जो आपसे मिलने के लिए आई है। और इनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो डिमोनिक कल्ट से ज्यादा बेहतर हो। इसके साथ ही हमारा हाजिन उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि हम दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, कहीं हम दोनों एक दूसरे के लवर तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि वो लड़की आपके टाइप की है, मुझे लगता है कि वो आपके साथ कोई बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आई थी। 6 महीने पहले जब आप ठीक थे उस वक्त वो 1 महीने में कई बार आपसे मिलने के लिए आ चुकी है और आप भी उससे कई बार मिले थे। मुझे लगता है कि आप दोनों में किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, मैंने ज्यादा कुछ बातों के ऊपर ध्यान तो नहीं दिया। तो हाजिन उसकी बातें सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दी। फिर साथ ही उसे पूछता है तुम्हारा फेस ठीक है। तो वो कहती है हाँ सर क्या पूछ रहे हैं मेरा फेस। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे फेस के बारे में पूछ रहा हूँ, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, क्या तुम्हारा फेस ठीक है। तो अंगवा कहती है हाँ सर मेरा फेस ठीक है। फिर साथ ही वो सोच रही होती है लगता है कि 6 महीने बीमार रहने के बाद यंग मास्टर उठने के बाद पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। पहले तो ये हमेशा चिल्ला चिल्लाकर मुझे कहते थे कि यहाँ से दफा हो जाओ,
या फिर तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, या फिर मुझे कहते थे कि तुम मर जाओ और आज देखो यहाँ पर मेरे चेहरे के बारे में पूछ रहे हैं क्या मैं ठीक हूँ। तो हमारा हाजिन वहां पर उससे बात करने के बाद रूम से बाहर आ जाता है सियो रेन के पास और आकर उससे बात करने वाला है। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गाइस सियो रेन यहाँ पर क्या करने के लिए आई और किस चक्कर में है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है वो रूम के अंदर से बाहर आता है और उस लड़की रेन के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो वो उसे कहती है क्या सब कुछ ठीक है? तो वो कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वो इस बात से काफी हैरान होती है, फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि ये यहाँ पर मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। पहले जब ये कभी मुझसे बात किया करता था ये चिल्ला चिल्ला कर बात करता था और हमेशा गुस्से में रहता था, लेकिन आज यहाँ पर बड़े जेंटल एटीट्यूड के साथ बात कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीमारी की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। अगर ये बात वाकई में सच है कि ब्लॉकेज की वजह से इसकी मेमोरीज को ठेस पहुंची है, मुझे लगता है कि जहां पर मेरे पास सबसे बेस्ट मौका यही है, मुझे इसके पास से बहुत सारे पैसे ऐंठ लेने चाहिए। और जिस तरह मेरे भाई ने मुझसे कहा कि जहां पर इस मौके का फायदा उठाया जाए तो इसलिए तो मैं जहां पर आई हूं। और इसी के साथ उसे कहती है कि मैं जहां पर तुमसे ये बात नहीं छुपाऊंगी कि मैं जहां पर क्या करने के लिए आई हूं, मैं सीधा पॉइंट के ऊपर आती हूं। तो वो अपने पास से कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और कहती है कि तुम्हें ये तो याद ही होगा ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जिसके ऊपर मैंने और तुमने हम दोनों ने साइन किए थे। तो वो कहता है कि ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या तुम मुझे जहां पर इसके बारे में और ज्यादा बताओगे। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं जहां पर किस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, मैं यहाँ पर क्या कहूँ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो इस लड़के सियो रियोंग ने यहाँ पर साइन किया होगा। और इसी के साथ ही उसे कहती है कि अब जबकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया तो तुम्हें यहाँ पर इसकी ट्रिपल अमाउंट देनी होगी। तो असल में इन दोनों ने यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट की थी जहाँ पर सियो रेन ने इसके साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किए थे और साथ ही एक वंडर ड्रग के लिए यानी कि एक बहुत ही कीमती पिल बनाने के लिए इसको बहुत सारे पैसे उधार दिए थे। और उन पैसों को अगर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 6 महीने में नहीं वापस दिया गया तो हमारे हाजिन को उससे 3 गुना वापस करने होंगे। तो वो इसी वजह से यहाँ पर आई होती है ताकि उसके पास 3 गुना वापस ले सके। तो हमारा हाजिन आगे बढ़ता है, जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाता है और उसको उठाकर पढ़ता है और कहता है कि जहां पर इस कमीने ने वाकई में इसके साथ यहाँ पर एक सौदा किया था, दोनों के यहाँ पर साइन मौजूद है, इसका मतलब यह है कि इसे यहाँ पर इसको ट्रिपल देनी पड़ेगा यानी 3 गुना देने पड़ेंगे। तो रिन उसे कहती है कि अब जबकि तुमने जहाँ पर मुझसे पैसे उधार लिए थे इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो अब तुम्हें यहाँ पर उसका 3 गुना वापस करना होगा, क्योंकि तुम 6 महीने तक बिस्तर के ऊपर पड़े रहे और 6 महीने बाद तुम यहाँ पर मुझे पैसे नहीं दे पाए। तो वो सोच रहा होता है कि ये कमीनी जहाँ पर आकर मेरा मजाक उड़ा रही है या फिर मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 6 महीने तक ये बंदा है जिसकी बॉडी के साथ इसने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था और इसे यहाँ पर अब अपने कॉन्ट्रैक्ट की याद आ गई है। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये बच्ची जहाँ पर जो कुछ भी कर रही है ये गलत कर रही है, इसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ ही उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें 3 गुना पैसे दे देता हूँ। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है मैं यहाँ पर पेपर और इनके साथ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें 3 गुना पे करने को तैयार हूँ। और जैसे वो वहां पर जाकर पेपर और पेन उठाता है और उसके लिए वहां पर 3 गुना लिखने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 3 गुना पैसे देता हूँ। तो रीन इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा अगर ये इतनी आसानी के साथ यहाँ पर मुझे पैसे दे देगा। अगर 6 महीने पहले वाला थर्ड जंग मास्टर यहाँ पर होता तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और गुस्सा होकर मुझसे फाइट करने की कोशिश करता, लेकिन ये तो बड़ी आसानी से यहाँ पर मुझे पैसे देने के लिए मान गया। मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे इसके लिए यहाँ पर मुश्किल क्रिएट करनी है। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि एक और बात, अब जबकि तुम यहाँ पर मुझे पे बैक कर रहे हो तो मुझे यहाँ पर पे बैक नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर 3 गुना के बदले में ये चाहिए कि तुम मुझे लिख कर दो कि तुम बाकी की सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम्हें दौड़कर मेरे पास आना होगा, एक लॉयल डॉग की तरह यानी कि एक वफादार कुत्ते की तरह तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुझे बात सुनने के बाद मेरा हाजिन सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर इसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि इसे यहाँ पर पेपर के ऊपर साइन कर देता हूँ और इसे 3 गुना पैसे देकर जान छुड़वा लेता हूँ, लेकिन ये कमीनी लड़की तो यहाँ पर मुझे एक पालतू कुत्ता बनाना चाहती है, जबकि ह्यूमन राइट्स सेक्टर के लोग भी यहाँ पर मुझे पालतू कुत्ता नहीं बना पाए, उनसे मैं बचने की कोशिश कर रहा था और फिर से यहाँ पर कोई आ गया जो मुझे अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहता है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि बस तुम्हें इतना ही चाहिए, तो वो कहती है हाँ मुझे बस इतना ही चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे इस 2 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी रिस्पेक्टफुल नहीं रहा, क्योंकि तुमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पेक्ट नहीं की, हम दोनों के दरमियान में पैसों का लेन देन हुआ था, यहाँ पर ये लेन देन नहीं हुआ था कि हम लोग गाहिर के ऊपर एक दूसरे को अपना पालतू कुत्ता बना लेंगे। सियो रियोंग उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो अंगवा से कहता है कि अंगवा जाओ जाकर मास्टर मूडैम को बुला कर लाओ, तो वो कहती है ठीक है सर। मास्टर मूडैम को वहां पर बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि सर बताएं कि आपको मुझसे अचानक से क्या काम पड़ गया। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे लिए एक कैरेज का बंदोबस्त करो, मैं जाकर डीमन एम्परर से मिलना चाहता हूं, मुझे उनसे बात करनी है। और ये बात सुनने के बाद मास्टर मूडैम उसे कहते हैं थर्ड यंग मास्टर मैं जाकर उनसे बात करता हूं, मैं जाकर एम्परर पैलेस में उनको बता देता हूं, जब वो कहेंगे कि आपको मिलने के लिए बुलाया जाए तो मैं आपके लिए कैरेज भेज दूंगा। तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा। ये बात सुनने के बाद रीन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सियो रिन कहती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम यहाँ पर डीमन एम्परर से क्यों मिलना चाहते हो, और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान भी होती है और साथ ही वो
शर्मिंदा भी हो रही होती है और उसे कहती है कि बताओ तो सही थर्ड यंग मास्टर, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फाइट बैक करूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें पैसे दे रहा था ताकि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर किसी और मकसद से आई हो, मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सियोरिन उसे कहती है लेकिन अगर डीमन एम्परर को इस बारे में पता चला कि उनकी पीठ के पीछे जहाँ पर तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे थे और उनके साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, तो फिर तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। हमारा हाजिन उसे कहता है तो डीमन एम्परर जब इस बारे में सुनेंगे उसके बाद ही वो फैसला करेंगे ना किसको मारना और किसको जिंदा रखना है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर उनका पर्सनल डिसाइपल हूँ, यानी कि उनके पर्सनल डिसाइपल्स में थर्ड नंबर पर हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि उनके डिसाइपल्स को मारना उनके लिए इतना आसान होगा? वो मुझे कुछ सजा देंगे लेकिन जान से नहीं मारेंगे। लेकिन तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है, तुम उनकी डिसाइपल तो नहीं होना। इसका मतलब जो है कि वो जब चाहे तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली बल्कि तुम्हारे पूरे के पूरे टेंपल को जलाकर राख कर देंगे। अब जरा खुद सोचकर देखो डीमन एम्परर जब गुस्सा होंगे तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और सियोरिन इसी के साथ ही वहीं पर शांत हो जाती है और घबरा जाती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। हाजिन यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब होता है, वो उसे कहता है कि ठीक है मैं जाकर डीमन एम्परर से मिलकर आता हूँ, वापस आकर तुमसे बात करूंगा। तो वो कहती है रुको रुको प्लीज उसके पास मत जाओ, सुप्रीम लीडर के पास मत जाओ, इतनी सी बात के लिए उसके पास मत जाओ। और हाजिन जो होता है फिर से उसे वहां पर डराता है और कहता है कि हम लोग जाकर एम्परर के पैलेस में मिलेंगे, वहीं पर फैसला होगा। जबकि उसे कहती है अच्छा ठीक है रुको, मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहता है क्या तुम यहाँ पर सीरियसली बात कर रही हो? तो वो कहती है हाँ मैं सीरियसली बात कर रही हूँ, बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो हमारे हाजिन उसके पास आता है और उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट करता है और कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ये जो मैंने साइन किया था इसे अपने हाथों से फाड़ दो, मैं यहाँ पर तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं करने वाला, तुम्हारा सारे का सारा पैसा खत्म हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट भी यहीं पर खत्म हो गया। तुम ऐसा करती हो तभी तुम यहाँ पर बच पाओगी। तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथों से फड़वा देता है और उसके बाद नेक्स्ट सीन में फिर से वहां पर वही सपना देख रहा होता है। सपना नहीं होता क्योंकि ये हकीकत होती है और उसकी पास्ट लाइफ के सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर उसका दोस्त उसे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस कत्लेआम की जिंदगी से उगता चुका हूँ, मुझे ऐसे नहीं बनना बल्कि मैं एक दूसरी जिंदगी जीना चाहता हूँ जहाँ पर मैं एक आजाद पंछी की तरह हूँ, जाकर हर एक लहलहाते हुए खेतों को देख सकूं, खिलते हुए फूलों को देख सकूं, पंछियों को चहचहाते हुए देख सकूं। और यहीं पर हाजिन को दिखाता है कि वो अपनी टीम के साथ वहां पर कुछ लोगों को मार रहे होते हैं। वहां पर एक छोटा बच्चा भी होता है, उसको भी उन लोगों ने मार दिया होता है। तो हाजिन वहां पर खड़ा होता है और देख रहा होता है क्या सभी लोग मर गए। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ सर हमने सभी लोगों को मार दिया, हम लोग यहाँ पर चेक कर लिया है, जहाँ पर इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था और बाकी ये जो लोग थे वो दूसरी तरफ थे, उन सभी को भी मार दिया गया है। तो हाजिन उनसे कहता है कि जहाँ पर हमें अलायंस की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए थे कि इन सभी लोगों ने जहाँ पर गद्दारी की है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जिससे भी तुम्हें जहाँ पर दिखाई दे उसे मार डालो क्योंकि ये ऑर्डर्स हैं और हमें ऑर्डर्स को फॉलो करना है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है सर हम लोग ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। जब किसी के साथ ही हाजिन को छोटे बच्चे के हाथ में कुछ दिखाई देता है, वो कहता है कि ये क्या है और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसके हाथ के अंदर से उस चीज को निकालता है। तो वो लकड़ी का वही पंछी होता है जो कि उसके दोस्त ने उसे दिया था। तो वो कहता है कि ये क्या पंछी इसके पास क्यों है, और इसी के साथ ही उसे पीछे से आवाज आती है। उसका दोस्त जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, वहां पर उसके सामने जो असैसिन खड़ा होता है वो उसे धक्का देता है और पीछे दीवार के साथ जाकर पटकता है और साथ ही वो बाकी के दोनों के ऊपर भी अटैक करता है और उन दोनों को भी मार देता है। यानी कि यहाँ पर अपने साथियों के ऊपर अटैक कर रहा था और गुस्से के साथ आगे बढ़ता है। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि दोस्त ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ भी आगे बढ़ता है और हाजिन जो होता है अपनी तलवार को सामने करता है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, उसकी तलवार को भी काट देता है। लेकिन वो हाजिन को मारता नहीं है बल्कि वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है, उस बच्चे की डेड बॉडी को उठाकर वहां पर से आगे गुजर जाता है। हाजिन उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमें जहां पर ऑर्डर्स मिले थे कि इन सभी लोगों ने गद्दारी किया और इन सभी लोगों को जान से मारना होगा, हम लोग ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये तुम्हारी फैमिली के लोग हैं, तो मुझे भी यहाँ पर अभी तक फिलहाल के लिए कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो लड़का यहाँ पर इस बच्चे को लेकर रो रहा है ऐसे लगता है जैसे इसका बेटा हो। इसी के साथ ही वो लड़का वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है, वो वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है। तो इसी के साथ ही वो हाजिन से कहता है क्या यही तुम्हारी जिंदगी है, क्या इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, क्या ये तुम्हारा जॉब है यहाँ पर किसी को भी देखते उसे मार डालना। इसी के साथ ही जब उस लड़के की बॉडी के अंदर से पैरासाइट एक्टिवेट होता है और वो लड़का मर रहा होता है, तो मरते वक्त वो हाजिन को कर्ज करता है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि मरने के बाद भी तुम यहाँ पर इस सब से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, क्योंकि तुम्हें जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये एक जॉब है किसी की जान लेना, लेकिन मरने के बाद वो सभी लोग जिनको तुमने मारा है वो उनकी आत्माएं तुम्हें जीने नहीं देंगी, तुम चैन से नहीं रह पाओगे, चाहे तुम यहाँ पर दूसरी जिंदगी ही क्यों ना जी लो। तो यहाँ पर एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन यहाँ पर डीमन एम्परर से मिल पाएगा, क्योंकि डीमन एम्परर बहुत ही जल्दी इसको मिलने के लिए बुलाने वाले हैं। तो वहां पर इन दोनों के बीच में क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डीमन एम्परर को दिखाता है कि डीमन एम्परर जो होता है वो 3 महीने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद बाहर निकलता है, ब्रेक थ्रू करने के बाद, और साथ ही वो अपनी दाढ़ी वाड़ी कटवा रहा था, अपने बालों को सेट करवा रहा था। वहां पर नौकरों से कपड़े पहनवाते हैं और कपड़े पहनने के बाद इसी के साथ ही मास्टर मूड है वहां पर पहले से मौजूद होते हैं। वो उसे कहते हैं कि सर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट, क्योंकि आपने यहाँ पर दोबारा से बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर लिया है। इसी के साथ ही डीमन एम्परर वहां पर से अपनी वाइन की बॉटल उठाता है, साथ ही अपने कप में डालता और कहता है कि तुमने जहां पर कहा कि थर्ड यंग मास्टर मुझसे मिलना चाहता है, उसने मिलने की रिक्वेस्ट की है। तो मास्टर मूडाम उसे कहता है कि हाँ सर ये बात वाकई में सच है, उसने खुद ही यहाँ पर कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है, और साथ ही उसने यहाँ पर कैरेज का बंदोबस्त करने का भी कहा है, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं पहले आपसे बात करूंगा, उसके बाद कैरेज भेजूंगा। तो उसी के साथ ही डीमन एम्परर होते हैं वहां पर अपनी वाइन पीते हैं और साथ ही उसे कहते हैं फर्स्ट रॉयल गार्ड तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ। और इसी के साथ वो फिर से वहां पर वाइन डालते हैं, फिर से अपना ग्लास पीते हैं, जबकि मास्टर मूडाम अभी अपना सर झुकाकर वहां पर बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर आगे से क्या कहने वाले हैं। और इसी के साथ ही डीमन एम्परर वहां पर अपने ग्लास पी रहे होते हैं और साथ ही सोचने के बाद उसे कहते हैं मैं चाहता हूं कि थर्ड यंग मास्टर को यहाँ पर पैलेस में ना लाया जाए, बल्कि उसको डिमोनिक जजमेंट पवेलियन में लेकर आओ। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर मूडाम को एक झटका लगता है, तो वो कहते हैं क्या डिमोनिक जजमेंट पवेलियन में लेकर आऊं। तो डीमन एम्परर से कहते हैं क्या तुमने मेरी बात को सुना। तो वो कहता है जी सर मैंने आपकी बात को सुन लिया, अभी मैं वहां पर कैरेज भिजवाता हूँ, थर्ड यंग मास्टर को डिमोनिक पवेलियन में लेकर आता हूँ। जबकि डीमन एम्परर वहां पर सोच रहा था कि देखते हैं कि यहाँ पर ये लड़का डिमोनिक जजमेंट पवेलियन के टेस्ट को पास कर पाता है या नहीं। और इसी के साथ ही वहां पर वो जमाइयां ले रहा था और कहता है कि लगता है कि ठंड आने वाली है क्योंकि बाहर बर्फ पड़ रही होती है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन का दिखाया जाता है कि हाजिन अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है, डॉक्टर उसके पास होता है, उसको चेक करता है। जब डॉक्टर उसे चेक करने के बाद से कहता है कि तुम्हारे डैमेज वेन्स जो है वो पहले से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही हैं, मुझे लगता है कुछ ही दिनों में ये और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। सिर्फ तुम्हारी वेन्स बल्कि तुम यहाँ पर जिन जड़ी बूटियों को पी रहे हो उन जड़ी बूटियों को पीने की वजह से मुझे लगता है कि अब दोबारा मुझे एक्यूपंक्चर टेक्निक को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो काफी हैरान भी हो रहा था और हाजिन सोच रहा था कि ये कमीना डॉक्टर मुझे इस तरह से घूर घूर का क्यों देख रहा है। तो डॉक्टर से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं बस ये देख रहा था कि तुम्हारी बॉडी जो है बहुत ही तेजी के साथ रीजनरेट कर रही है, इतनी तेजी के साथ किसी की बॉडी रीजनरेट करते हुए नहीं देखी। तो हाजिन उठकर खड़ा हो जाता है और डॉक्टर से कहता है कि आज के बाद से मैं तुम्हारे ऊपर की ब्लॉकिंग टेक्निक यानी कि जो एक्यूपंक्चर टेक्निक्स है उनको यूज नहीं करूंगा, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के साथ और जो न्यूट्रिएंट्स तुम्हें दिए जाएंगे उन्हीं के साथ रिकवर कर जाओगे। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उससे पूछता है मैं यहाँ पर एक बारे में तुमसे जानना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है कि बताएं ना यंग लॉर्ड आप यहाँ पर किस बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर किसी सुप्रीम हीलिंग पोशन के बारे में सुना था, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना, ये किस किस्म का सुप्रीम हीलिंग पोशन है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि सर ये एक बहुत ही पावरफुल पोशन है जिसे बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ कॉन्कैट किया जाता है यानी बनाया जाता है, और इसके हीलिंग इफेक्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा जबरदस्त होते हैं। ये वाला जो सुप्रीम हीलिंग पोशन होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हायर रैंक के लोगों को ही दिया जाता है, जैसे कि आप सभी डिसाइपल्स को या फिर डीमन एम्परर को दिया जाता है ताकि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। तो उसकी बात सुनने के बाद हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये डॉक्टर या तो मेरी मेडिसिन के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है या फिर यहाँ पर मेडिसिन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम हीलिंग पोशन पीने के बाद मेरी बॉडी उतनी तेजी के साथ रिकवर क्यों नहीं कर पा रही। डॉक्टर से कहता है तो फिर ठीक है सर मैं यहाँ पर 2 दिन के बाद वापस आऊंगा, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर तेजी से रिकवर करेंगे। और इसी के साथ डॉक्टर वहां चला जाता है। तब कि हमारा हाजिन खिड़की से बाहर निकलता है, डीमन एम्परर के पैलेस की तरफ देखता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि मुझे जल्दी से वहां पर संदेशा आएगा कि मुझे डीमन एम्परर ने मिलने के लिए बुलाया है। पता नहीं वो किस किस्म का इंसान होगा, सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सुना हुआ है। सभी लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि यहाँ पर म्यूरियम में सबसे पावरफुल इंसान अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ डीमन एम्परर है। हालांकि यहाँ पर रैंकिंग में 10 बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हैं, उन 10 पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट में कभी मेरा नाम भी हुआ करता था, यानी कि असैसिन किंग का भी नाम हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर अगर कोई सबसे पावरफुल फोर्स है जिसके सामने हमारी ह्यूमन राइट्स अलायंस और इसके अलावा स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर भी सर झुकाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डीमन एम्परर है। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ ग्लेयर करके यानी घूर कर किसी की जान ले सकता है। हाजिन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त डीमन एम्परर से मिलना मेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है कि उसे मेरे बारे में पता चल जाए कि मैं उसका डिसाइपल नहीं हूं बल्कि उसकी बॉडी में कोई और हूं। लेकिन उससे मिले बिना मैं यहाँ पर कैसे कह सकता हूँ, मुझे पहले उससे जाकर मिलना होगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा काशियस रहने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर उस लड़की रिन के बारे में उसको कुछ बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसके बारे में बताया तो वाकई में उसके पूरे टेंपल को और साथ उसकी फैमिली को भी मार डालेगा। लेकिन मैं यहाँ पर किसी का गुलाम तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। मुझे यहाँ पर एक नई जिंदगी मिली थी आजाद रहने के लिए, ना कि मैं यहाँ पर किसी उस कुतिया के यहाँ पर गुलामी करना शुरू कर दूं या फिर फोर्स यंग मास्टर के हाथों उसकी कठपुतली बन जाऊं। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि इस कमीने लड़के ने उस लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है क्यों, जबकि उसकी शक्ल पर लिखा हुआ है कि वो कमीनी है। तो इसी के साथ ही बाहर से उसे आवाज आती है कि यंग लॉर्ड आपको डीमन
डीमन एम्परर ने मिलने के लिए बुलाया, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाए, आपकी कैरेज रेडी है। तो अंगवा उसे कहते हैं कि मैं आपके कपड़े तैयार कर देती हूँ ताकि आप तैयार होकर वहां पर जाएं, और इसी के साथ उसको तैयार कर दिया जाता है। वो दरवाजा खोलता है, बाहर निकलता है तो वहां पर सामने उसकी कैरेज खड़ी होती है और वो अपनी कैरेज में बैठता है और उसमें बैठकर वहां पर पहुंच जाता है जहां पर मास्टर मूडैम पहले से वहां पर खड़े होते हैं और उसे गाइड करते हैं। और साथ ही वहां पर एक और बंदा होता है और कहता है कि सर अब आगे मैं आपको लेकर जाऊंगा, और वो उसे लेकर एक पहाड़ी इलाके की तरफ चले जाते हैं जहां पर सिर्फ पहाड़ी ही होती हैं और वहां पर सेंटर में एक रास्ता होता है। हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, मुझे तो लगा था कि पैलेस में मिलने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन ये लोग मुझे कहां पर ले आए हैं। तो वहां पर देखता है तो वहां पर सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियां जो होती हैं वो काफी ऊंचाई के ऊपर जाकर एक घर होता है, एक छोटा सा पवेलियन होता है। तो वो कहता है कि ये डिमोनिक जजमेंट पवेलियन है क्या मुझे चढ़कर ऊपर जाना होगा। और इसी के साथ डीमन एम्परर को दिखाता है कि वहां पर बैठा होता है और वाइन पी रहा होता है और कहता है कि बहुत ही जल्दी जहां पर किसी की जजमेंट आने वाली है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है वो उस बंदे के साथ सीढ़ियां चढ़ते ऊपर की तरफ जा रहा होता है। हाजिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हैं, मुझे लगता है कि ये इनका हेडक्वार्टर है। जरा देखो तो चारों तरफ माउंटेन्स और माउंटेन्स के बीच में बहुत ही पावरफुल मास्टर्स छुपे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी आकर कभी अटैक नहीं कर सकता। इसी वजह से तो राइटियस ह्यूमन अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग कभी भी यहाँ पर आकर अटैक नहीं कर पाए। और डीमन एम्परर जो है सबसे ज्यादा सुरक्षित इंसान है, हालांकि उसके ऊपर अटैक करने के लिए कोई आएगा भी नहीं क्योंकि वो सबसे पावरफुल इंसान भी है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे हाई लेवल के मास्टर जो आसपास छुपकर यहाँ पर नजर रखे हुए हैं। हाजिन सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक भी गलती करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी, ये सभी मास्टर्स एक एक भी अटैक करे तो मैं नहीं बच पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो लोग एक माउंटेन के साथ जहाँ पर सीढ़ियां खत्म होती है वहां पर एक दरवाजा लगा होता है और वो जब बंदा जो होता है वहां पर रुकता और कहता है कि सर यहीं पर रुके। हाजिन सोच रहा था कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये लोग यहाँ पर इस जगह को डिमोनिक जजमेंट पवेलियन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पवेलियन है भी नहीं है, ये तो एक पहाड़ी के अंदर एक दरवाजा लगा हुआ है, लगता है कि मैं किसी केव के अंदर एंटर होने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो दोनों हाथों के साथ उस दरवाजे को ओपन करता है और दरवाजा ओपन करने के बाद हमारा हाजिन सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर अपनी सर्वाइवल के लिए खुद डिसाइड करना होगा। अंदर जाकर मैं जो भी बात करूंगा डीमन एम्परर के साथ उसी के ऊपर मेरी आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर मैंने गलत बात की तो फिर मैं मरूंगा, लेकिन सही बात की तो फिर हो सकता है कि मुझे वो आजादी की जिंदगी मिल जाए जो मुझे चाहिए थी। और गार्ड उसे कहता है सर आप अंदर जा सकते हैं। तो हमारा हाजिन कहता है कि मुझे फोकस करना होगा। इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उस केव के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो केव के अंदर जाता है अंदर बहुत सारी रोशनी होती है और अंदर जाने के बाद पूरे का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। वहां पर बहुत सारी हरियाली होती है, हर जगह के ऊपर फूल होते हैं, वहां पर बहुत सारे जानवर भी घूम रहे होते हैं। और हाजिन देखने के बाद कहता है ये क्या, यहाँ पर तो समर है, मुझे लगा कि विंटर है क्योंकि बाहर तो बर्फ पड़ रही थी, लेकिन यहाँ का मौसम तो काफी अजीब है। यहाँ पर तो बहुत सारे जीव जंतु भी हैं, ऐसे लगता है कि जो जिंदगी मुझे चाहिए थी यहाँ पर बिल्कुल वही परफेक्ट माहौल है। यहाँ पर पंछी भी चहचहा रहे होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये रियल नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ये इल्यूजन है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है अगर ये इल्यूजन भी है फिर भी ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि इस तरह की इल्यूजन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। हाजिन सोच रहा था कि मुझे इसी तरह की जिंदगी चाहिए थी। मैं यहाँ पर असैसिन किंग की पोस्ट से रिटायर होने के बाद इसी तरह के खेतों में जाकर अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, जहाँ पर आराम से फील्ड में लेट जाऊं, वहां पर हवा को महसूस करूं, परिंदों को चहचहाता हुआ सुनूं और इसके साथ साथ वहां पर ठंडी हवा के मजे लूं। इसी के साथ ही वहां पर वो फूलों को भी टच करता है और कहता है कि जो तो वाकई में बहुत ज्यादा रियल है। वहां पर वो सारी की सारी इल्यूजन को फील कर रहा होता है। इसी के साथ उसे डीमन किंग की आवाज आती है। डीमन एम्परर से कहते हैं कि इस तरफ आ जाओ और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर इसकी जजमेंट क्या होने वाली है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो एक इल्यूजनरी पवेलियन के अंदर चला जाता है जहां पर वो सभी चीजों को बहुत सा एंजॉय कर रहा था। इसी के साथ ही डीमन एम्परर की आवाज आती है कि इस तरफ आ जाओ। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, लेकिन साथ उसे पीछे गाजीबू दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गया, मैंने पहले से यहाँ पर नहीं देखा। तो वहां पर उसे डीमन एम्परर भी दिखाया देता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो डीमन एम्परर भी खड़ा है, लगता है कि यही डीमन एम्परर है। और इसी के साथ ही वहां पर उसके पाँव अपने आप ही आगे की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। हाजिन कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर चल नहीं रहा बल्कि मेरे पांव खुद ही उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारा हाजिन वहां पर जैसे अपने पांव आगे की तरफ बढ़ाता है तो फूलों के पास उसके पांव गुजरते हैं, तो उसी के साथ ही फूल मुरझाने शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं उसकी तरफ आगे क्यों चलता जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मुझे यहाँ पर विविष्ट किया हो, यानी कि किसी ने मुझे अपने वश के अंदर कर लिया हो। जबकि वहां पर डीमन एम्परर बड़ी आराम के साथ अपनी वाइन डालकर पिए जा रहा होता है। हाजिन चलता चलता आगे बढ़ रहा था, जहां पर वो पांव रखता है वहां पर से घास भी जल जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो यहाँ पर डेथ को
उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जैसे वहां पर उसके करीब पहुंच रहा होता है, इसी के साथ ही डीमन एम्परर वहां पर उसको जज कर रहा होता है, क्योंकि जो पवेलियन उसकी जजमेंट के लिए होता है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि इसका पहला स्टेप जो है वो लाइफ को दर्शाता है, इसका दूसरा स्टेप जो है वो मौत को दर्शाता है, क्योंकि जब ये यहाँ पर एंटर हुआ तब यहाँ पर सीनरी चेंज हो गई और यहाँ पर हर एक चीज हरा भरा हो गया। और उसके बाद अब जब मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर सीनरी खराब होती जा रही है, यानी कि ये मौत को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर डिमोनिक एम्परर जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि थर्ड जंग मास्टर ने यहाँ पर इसी डिमोनिक जजमेंट को रिवील किया है, क्योंकि यही उसकी जजमेंट होती है। अगर वो यहाँ पर कुछ और जज करता है तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स निकल आते। चलता चलता सीधा उस पवेलियन के उस गाज़बी को करीब पहुंच जाता है। तो वो कहता है कि मुझे मेरे असैसिन किंग के इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हूँ। ये बॉडी बहुत ज्यादा वीक और मैं यहाँ पर अपने आप को बचा भी नहीं पाऊंगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे आगे बढ़ना होगा, वापस हटने का कोई रास्ता नहीं है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है अगर मुझे यहाँ पर एक नई जिंदगी चाहिए तो फिर मुझे यहाँ पर इससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रह सकता, मुझे एक आजाद इंसान बनकर इस डिमोनिक कल्ट को छोड़कर जाना होगा। तुम्हारा हाजिन सोच रहा था कि फाइनली मैं यहाँ पर डीमन गार्ड से मिलने वाला हूँ। तो जब वो वहां पर आगे बढ़ता है तो वहां पर उसके सामने डीमन एम्परर बैठा होता है। तो वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। डीमन एम्परर जो होता है उसकी तरफ देखता है, जैसे डीमन एम्परर उसकी तरफ देखता है, इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर मूडैम के साथ एक गार्ड खड़ा होता है। वो कहता है मास्टर क्या वाकई में यहाँ पर थर्ड जंग मास्टर अंदर चले गए, लेकिन सर आप यहाँ पर इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, यहाँ पर अंदर जाने में इतनी भी क्या बड़ी बात है कि आप यहाँ पर परेशान हो गए हैं, क्या आप मुझे बताएंगे। तो मास्टर मूडैम आगे से बिल्कुल खामोश होते हैं। तो वो गार्ड से कहता है सर प्लीज मुझे माफ करिएगा अगर मैंने यहाँ पर आपसे कोई गलत सवाल कर लिया हो जो कि मेरी प्रोवेस में ना हो। तो मास्टर मूडैम उसे कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। और इसी के साथ ही उसे बताते हैं डीमन लॉर्ड की रियन में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग जो हैं वो यहाँ पर अंदर जा चुके हैं। मास्टर मूडैम उसे बताते हैं कि जो पहले 2 लोग अंदर जा चुके हैं वो कौन थे। तो वो कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर 25 साल पहले एक लड़का अंदर गया था और वो मास्टर का फर्स्ट डिसाइपल था। ये बात सुनने के बाद वो जो गार्ड होता है वो कहता है कि सर क्या आप यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट जंग मास्टर जो उनका पहला डिसाइपल है क्या वो यहाँ पर अंदर गया था। तो मास्टर मूडैम उसे कहते हैं नहीं वो उसका पहला डिसाइपल नहीं था, बल्कि उससे पहले भी उनका एक डिसाइपल था और उनसे पहले जो उनका डिसाइपल था उसे यहाँ पर अंदर इंटर होने का मौका मिला था। मास्टर ने उसे खुद यहाँ पर अंदर बुलाया था। जब उसे अंदर बुलाया गया था तो क्या तुम्हें पता है कि उसके बाद के पास क्या हुआ। तो वो गार्ड जो होता है वो कहता है कि सर पहले तो मुझे यहाँ पर यही नहीं पता कि उनके पास इससे पहले भी यहाँ पर एक डिसाइपल हुआ करता था। अगर यहाँ पर 20 साल पहले की बात की जा रही है, 25 साल पहले की बात की जा रही है तो हाँ यहाँ पर वाकई में उनका डिसाइपल हो सकता है, क्योंकि उनका फर्स्ट डिसाइपल जब वो तो 20 साल पहले बना था। तो मास्टर मूडैम उसे कहते हैं कि वो फर्स्ट डिसाइपल जो अंदर गया था उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली थी, उसकी बॉडी के ऊपर इतने कट्स लगे हुए थे जैसे किसी जानवर ने उसे चीर फाड़ दिया हो। तो ये बात सुनने के बाद बॉस गार्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या डीमन एम्परर ने खुद उसे मारा था। तो वो कहते हैं नहीं डीमन एम्परर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि डीमन एम्परर को किसी को मारने के लिए यहाँ पर इस पवेलियन में बुलाने की जरूरत है, वो जहां पर चाहे उसी जगह के ऊपर जाकर उसको मार सकते हैं। तो गार्ड उसे कहता है कि सर ये बात तो आपकी वाकई में सच है। फिर साथ ही उससे पूछता है सर आपने कहा कि 3 लोग अंदर गए थे और उनमें से एक तो थर्ड जंग मास्टर है, तो दूसरा बंदा कौन था। तो वो उसे कहता है कि दूसरे नंबर पर क्या तुम हमारे सेक्टर के मिनिस्टर को जानते हो जो कि हमारी वेल्थ को संभालता है, यानी कि हमारी जो ट्रेजर मिनिस्ट्री का मास्टर है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। तो वो कहता है हाँ सर मैं उसे जानता हूँ, एक बहुत ही समझदार इंसान है। तो मास्टर मूडैम उसे कहता है कि वो दूसरा इंसान था जो इस पवेलियन के अंदर गया था। इस पवेलियन के अंदर जाने के बाद वो बहुत ही ऊंचे फखर के साथ अपना सर उठाकर बाहर निकला था और उसके बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी जिंदगी ऐसी बदली कि वो एक बहुत ही समझदार इंसान बनकर बाहर निकला और उसने आकर हमारी पूरी की पूरी कल्ट की जितनी भी ट्रेजरी है उसको बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है, यहाँ तक कि सभी लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, कोई भी उसके सामने सर उठाकर बात नहीं कर पाता। अच्छा यहाँ पर तीसरी बार इस डिमोनिक जजमेंट पवेलियन ने अपने दरवाजे खोले हैं, वो भी थर्ड जंग मास्टर के लिए। तो अब यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा थर्ड जंग मास्टर वहां पर से जिंदा बाहर आ पाएगा या नहीं। तो नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाया जाता है। तो हमारा जो थर्ड जंग मास्टर यानी कि हाजिन होता है वो वहां पर डीमन एम्परर को ग्रीट करता है उसी तरीके से जैसे बाकी सभी उसे ग्रीट करते हैं। तो डीमन एम्परर जो होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और उसकी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट करता है। डीमन एम्परर से कहता है ठीक है अपना सर उठाओ, और इसी के साथ ही डीमन एम्परर जो होता है वो उसकी तरफ जब देख रहा होता है तो मन हाजिन कहता है कि इसका देखना बहुत ज्यादा अलग है, ऐसे लगता है जैसे मैं किसी ग्रैंड डिमोनिक मास्टर के सामने खड़ा हूँ। ये तो वाकई में पूरे के पूरे डिमोनिक कल्ट का मास्टर लगता है, इसका गेज यहाँ पर बता रहा है। हालांकि इसने अभी तक यहाँ पर अपनी की पावर को रिलीज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद इसे देखकर ही पता चलता है ये कोई आम इंसान नहीं है। अगर यहाँ पर अपनी की पावर को रिलीज करेगा तो फिर तो यहाँ पर मैं यहाँ पर उसको सेंस करने के बाद ही मारा जाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जिसे यहाँ पर ना सिर्फ डीमन एम्परर बल्कि इसे हाफ इमॉर्टल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पावर लेवल्स कहा जाता है कुछ लेवल तक पहुंच चुकी है जहां पर ये इमॉर्टैलिटी को हासिल करने वाला है। इसने बहुत सारी जिंदगी जी है और साथ ही ये हाफ मार्शल गार्ड भी बन चुका है। यहाँ पर उसके सामने कोई भी गलत बात नहीं करनी, कहीं ऐसा ना हो कि एक झटके में ये मुझे मार डाले। और इसी के साथ ही डीमन एम्परर जो होता है उसे कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, मैंने सुना कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। और साथ ही उसके सामने वाइन करता है। तो हमारा जो हाजिन होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर
उसके पास से वाइन का ग्लास लेता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी है, कितना अरसा हो गया कि मैंने यहाँ पर अच्छी वाइन नहीं पी। इसी के साथ ही वो जल्दी से इस वाइन को गटक जाता है। तो डीमन एम्परर कहते हैं तो फिर बताओ कि तुमने यहाँ पर मुझसे क्यों मिलने के लिए मुझे कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। तो हाजिन इसी के साथ ही ग्लास रखता है और साथ ही कहता है कि सर मैं आपको बताता हूँ। साथ ही वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या कहूँ, क्या ये वाकई में सभी अपने डिसाइपल्स के साथ इसी तरह से बात करता है। जिन सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे इसे डायरेक्टली बात बतानी होगी, क्योंकि इसे देख इसके सीरियस फेस को देखकर तो लगता है कि ये सीधी बात सुनना चाहेगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। डीमन लॉर्ड कहता है कि बताओ कि तुम क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कल्ट को छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर आपको इस बात से कोई मसला ना हो तो क्या मैं कल्ट को छोड़कर जा सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो अंदर से सोच रहा था मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और जब ये गुस्सा हो जाएगा उसके बाद ये यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करेगा, जब मुझे मार डालेगा। मैं यहाँ पर फ्रेश एयर को महसूस करना चाहता था, लेकिन लगता है कि अब मैं कब्र में जाने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे मार डालेगा। तो डीमन एम्परर जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे ये बताओ कि तुम कल्ट को छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन जो होता है उसके पास कोई जवाब नहीं होता, वो यहाँ पर उसे क्या बताए। जिन सोच रहा था कि मुझे बहुत ही सोच कर जवाब देना होगा। और इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहते हैं कि मेरे ग्लास में वाइन डालो। तो वो आगे बढ़ता है, जाकर उसकी वाइन उठाता है, जाकर उसके ग्लास में डालता है। साथ ही सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये बंदा यहाँ पर सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मेरा जवाब कैसा होगा। अगर मेरा जवाब गलत हुआ कि मैं कल्ट को छोड़कर क्यों जाना चाहता हूँ तो ये मुझे मार डालेगा। इसी के साथ ही मुझे कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ अर्सा के लिए बाहर जाना चाहते हो, यानी आउटिंग पर जाना चाहते हो। तुम्हारा सवाल गलत है। तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम कल्ट को छोड़कर जाना चाहते हो। मुझे यहाँ पर सही से बताओ, अगर तुमने यहाँ पर सही जवाब दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हारा हाजिन सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर मुझे पकड़ लिया। अगर मैं यहाँ पर इससे ये कहता कि मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूँ तो फिर बात अलग थी, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं कल्ट को छोड़कर जाना चाहता हूँ। डीमन एम्परर से कहते हैं क्या तुम्हें यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनकर अच्छा नहीं लगा? मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बनाया है। तो वो कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है, कौन आपका डिसाइपल नहीं बनना चाहेगा। तो फिर साथ ही उसे कहते हैं तो फिर बताओ क्या तुम यहाँ पर अपनी बॉडी की वजह से परेशान हो, क्योंकि की ब्लॉकेज की वजह से तुम्हारी सारी पावर्स चली गई। क्या तुम उसकी वजह से शर्मिंदा हो और यहाँ पर ये चाहते हो कि तुम मेरा डिसाइपल ना बने रहो? लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मेहनत करोगे तो दोबारा से कल्टीवेट कर पाओगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि मेरा डिसाइपल यहाँ पर हार मान रहा है। तो वो कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है। और साथ इसी के साथ ही वहां पर डीमन एम्परर अपनी की पावर्स को भी रिलीज कर रहे होते हैं। पर हाजिन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं क्या करूं, इसे शांत करने के लिए कौन सी बात करूं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डीमन एम्परर क्या इसकी बात को एक्सेप्ट करेगा और क्या इसे यहाँ पर से जाने देगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।